So I guess we are absolutely live. एक बार सब लोग कंफर्म करेंगे हमारा ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो प्रॉपर है भाई साहब. हम दिख रहे, लाइव दिख रहे. मजा आ गया, मजा आ गया. हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो. चलो, हेलो संकेत, हेलो जगेश्वर, हेलो हेताली, हेलो ईश्वर, हेलो आयुष, हेलो मेघा, हेलो सार्थक, हेलो संगीता. हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू दिस सेशन जिधर अपन आज शुरू कर रहे हैं हमारी तैयारी जीत की. जिनका भी अटेम्प्ट मई 23, नवंबर 23, मई 24, नवंबर 24 में है, हम किसी चीज का वेट नहीं करेंगे. अभी के अभी शुरू कर देना चाहिए हमको एफआर का रिवीजन. उसमें तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करेगा. बराबर. चलो, रिवीजन शुरू करने के पहले बता दूं, अगर किसी को एफआर में बैच लेने का कुछ दिक्कत है तो बैच वो ले सकता है. इट इज अवेलेबल ऑन बीबी वर्चुअल्स वेबसाइट. ठीक है, मेरा एक बैच है एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जिसके अंदर वो मैंने 170-180 आवर्स के अंदर पूरा एफआर करवा दूंगा मैं. वो बैच ऑनगोइंग है, तो आप अभी रिकॉर्डेड ऑप्शन भी ले सकते हो. बीच में एंट्री पॉइंट रहेगा तो आप लाइव भी आके बैठ सकते हो. बाकी आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पर जाकर देख लो, और कुछ भी दिक्कत रहेगा तो यू कैन मैसेज मी. ठीक है, चलो ये अपना हो गया. अब आज अपन क्या करने वाले, बेसिकली आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू. ठीक है, समझने का ट्राई करना अपना आज मोटिव क्या है बेसिकली. ओके वेट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. यस, तो अपना मोटिव आज क्या है. आज अपन यहाँ रिवाइज करने को आए हैं 3 चीजें. ठीक है, वी आर हियर टू रिवाइज शेड्यूल 3. पहले सुन लो अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आपको समझ जाए अपना एजेंडा किस तरीके से चलने वाला है. ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट. मैं पहले बता दूं अपन इस लेक्चर में करने क्या वाले हैं. वी आर हियर टू रिवाइज शेड्यूल 3. ठीक है, हम यहां और क्या रिवाइज करेंगे, उसके साथ हम इंडेस 1 रिवाइज करेंगे, और उसके साथ में हम इंडेस 16 भी रिवाइज करेंगे. ठीक है, ये 3 चीजें हमको यहां रिवाइज करनी है. अब जो मेरा रिवीजन पैटर्न है, वो रिवीजन पैटर्न कैसा रहता है. नॉर्मली आप देखोगे कि सब लोग सिर्फ कंसेप्ट का रिवीजन करके जाते या करवाते, लेकिन नहीं. अपना जो रिवीजन रहेगा इट विल बी कंसेप्ट्स रिवीजन बराबर प्लस क्वेश्चंस का रिवीजन. अब मैं क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व नहीं करवाने वाला, बिकॉज ये क्लास नहीं है, दिस इज अ रिवीजन लेक्चर. तो यहां क्वेश्चंस का अपन रिवाइज करेंगे. हर क्वेश्चन में क्या की पॉइंट थे, इसमें क्या चीजें में मिस्टेक कर सकते हो, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे. और उसमें आपको एक चीज मिलने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट. मतलब जब भी मैं किसी इंडेक्स का क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट का मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो अगर आपने उतने भी क्वेश्चन कर लिए, सपोज किसी इंडेक्स में 40 क्वेश्चंस है, तो मैं आपको उसमें से 10 क्वेश्चन बता दूंगा, तो वो 10 को अपन रिवाइज करेंगे, और वो वही 10 क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने हैं. और वो 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपका पूरा इंडेक्स 1 के एक एक कंसेप्ट कवर कर लेते हैं. ये बात आप ध्यान रखना. ठीक है, चलो, तो इस तरीके से अपन करने वाले हैं रिवाइज. उसके अलावा आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आई एम देयर, चिंता करने की जरूरत नहीं है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा. अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, प्लीज ज्वाइन कर लेना, और इस YouTube को सब्सक्राइब करके रख लेना, बिकॉज अगर मैं कोई भी रिवीजन वीडियोस वगैरह लाऊंगा तो वो इसी YouTube चैनल के ऊपर आने वाला है, मेरा पर्सनल YouTube चैनल. तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करके रख लेना, बिकॉज सारी अपडेट्स आपको इसके ऊपर ही मिलने वाली है. ठीक है, चलो. सो अच्छा, उसके अलावा एक और चीज, आपके पास जो मेरी किताब होगी वो एडिशन 5 होगी. ठीक है, ये जो एडिशन से मैं रिवाइज कराऊंगा, दिस इज एडिशन 6, जो मार्केट में अब तक नहीं आई है. ये वो एडिशन है जो मैं भी रिसेंटली अपने बैच में यूज कर रहा हूं. तो सर हमारे पास तो एडिशन 5 है, फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं है. सिर्फ थोड़े बहुत क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐड हुए. उस एडिशनल क्वेश्चन की लिस्ट मैं कुछ हफ्तों के अंदर टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, वो भी टेलीग्राम पे ही आएगा, तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना. ठीक है, तो मैं जब रिवीजन कराऊंगा तो मैं रिवीजन एडिशन 6 से कराऊंगा, जो किसी के पास नहीं, सिर्फ मेरे वाले क्लास बच्चों के पास है. ये तो लॉन्च नहीं हुई है, बराबर, ये लॉन्च नहीं हुई है. चिंता करने वाली बात नहीं है. आपके पास एडिशन 5 है ना, तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैं एडिशन 5 के हिसाब से सब बताने वाला हूं. इतना कुछ चेंजेस नहीं है उसके अंदर, एक्चुअली कुछ भी चेंज नहीं है. सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में चेंज है, जो फॉन्ट यूज किया है वो, और क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस है 2 अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी के, वो चेंज है. और वो जिसके पास एडिशन 5 है, एडिशन 5 से एडिशन 6 का जो ट्रांजिशन है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन. मैंने बोला क्योंकि फर्स्ट रिविजन लेक्चर है, तो मैं आपको सारी चीजें समझा दूं एकदम क्लियरली. ठीक है, और कुछ भी दिक्कत है तो लेट मी नो. ठीक है, चलो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन रिवाइज करेंगे. ये रिवीजन किसके लिए बेनिफिशियल है, किसने अगर एफआर जिंदगी में कभी भी पढ़ रखा है और थोड़ा बहुत भी उसको तभी समझा था, तो आज उसको सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी. ठीक है, अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है तब तो भाई सोने पे सुहागा. अगर आपने मेरे से नहीं भी पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको फिर भी चीजें समझ में आने लगेगी. ठीक है, हाँ, एफआर जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं है, सर रिवीजन से पहली बार हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं होता है भाई. आपको पढ़ा हुआ रहेगा तो रिवीजन हेल्पफुल है ना. हाँ, रिवीजन यूज करके आप सोचो सेल्फ स्टडी कर लूंगा, वो ठीक है, बट ये नहीं कि भाई ये लेक्चर है अपना, ऐसा नहीं. दिस इज रिवीजन. तो रिवीजन ऐसा करेंगे, और अपन रेगुलर इंटरवल्स पे रिवीजन करते हुए चलेंगे, एवरी वीक, एवरी 7 डेज, एवरी 8 डेज, ऐसा करते हुए चलेंगे. ठीक है, चलो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग इन
3 2 1 एंड गो। सबसे पहला मैंने स्केड्यूल 3 के जानबूझ कर थोड़ा रिवीजन का प्लान किया क्योंकि स्केड्यूल 3 में आपको थोड़ा फॉर्मेट मुझे याद दिलाना है। तो ध्यान रखना, स्केड्यूल 3 के अंदर अपने को इंड एस में डिवीजन 2 फॉलो करना है। अपने इंड एस का बैलेंस शीट का बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूं। स्केड्यूल 3 का जो डिवीजन 2 का फॉर्मेट है वो शुरू होता है असेट साइड से, ना कि लायबिलिटी इक्विटी से। तो असेट में चालू करेंगे नॉन करंट करंट, फिर इक्विटी आएगा, इक्विटी में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी। अब क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती है तो इसका बनता है स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं अपन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और फिर आता है लायबिलिटी। ये बेसिक फॉर्मेट का आइडिया आ गया बैलेंस शीट का। फिर अपन बात करेंगे इंड एस में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है। तो इंड एस का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके दो सेक्शन होते हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का सेक्शन और एक होता है ओसीआई का सेक्शन। एक ऐसा एलिमेंट क्रिएट किया गया है जिधर इंड एस कुछ आइटम्स डिफाइन करेगा। फ्यू आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन ओसीआई विच आर डिफाइंड बाय इंड एस, है ना। अब नॉर्मली ऐसा अपन माना जाता है कि कुछ अनरियलाइज आइटम्स है जो इसके अंदर आते हैं, बट इस दुनिया के सारे अनरियलाइज आइटम्स ओसीआई में नहीं आते हैं। जो इंड एस डिफाइन करेगा वो वाले आते हैं, और ये सिर्फ अपने लॉजिक के लिए आपने समझा था कि अनरियलाइज आइटम्स होते हैं इसलिए ओसीआई क्रिएट किया गया। रियल में ऐसा नहीं है, रियल में इंड एस ने डिफाइन किया वो जाना चाहिए ओसीआई के अंदर। तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस है, पहले रेवेन्यू साइड आ गया, फिर एक्सपेंस साइड आ गया। अब ये पहला हिस्सा है प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर दूसरा हिस्सा आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो होता है ओसीआई। ओसीआई में दो होता है, आर एन आर। इसके डिटेल डिस्कशन अपन इंड एस 16 में अभी रिवाइज करने वाले, चिंता मत करो। आर होता है, एनआर होता है। आर मतलब रिक्लासिफाइबल, मतलब जब भी वो असेट डिस्पोज ऑफ होगा उसका सारा प्रॉफिट ओसीआई से प्रॉफिट एंड लॉस में होएगा रिक्लासिफाई। एनआर मतलब नॉट रिक्लासिफाइबल, तो उस केस में वो रिक्लासिफाई नहीं होएगा, वो सिर्फ अदर इक्विटी में विद इन रिटेन्ड अर्निंग्स ट्रांसफर हो जाएगा। इंड एस 16 में मैंने एग्जांपल डिस्कस किया, चिंता मत करना, बता दूंगा। उसके अलावा आता है थर्ड पॉइंट विच इज टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आपके प्रॉफिट एंड लॉस के दो हिस्से बनाए थे, पीएनएल ओसीआई। ये दोनों के टोटल प्रॉफिट को हम बोलते हैं टीसीआई, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बराबर। ठीक है, फिर अपन ने कुछ एग्जांपल वगैरह लिए थे जहां अपन ने देखा था कि ओसीआई कंसेप्ट आया क्यों, बट ठीक है, आप इतना समझ के ले लो कि कुछ अनरियलाइज आइटम्स को रिकॉर्ड करने के लिए ओसीआई क्रिएट किया गया है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, रियल लाइफ में कुछ और चीज है, ठीक है। तो ये स्केड्यूल 3 का आपको बेसिक चीज याद रखना है। स्केड्यूल 3 का आपको ज्यादा कुछ और याद रखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज स्केड्यूल 3 का अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे आप इंडेक्स करते हुए चलोगे वैसा आपको आता हुआ चलेगा, ठीक है। नाउ जैसे अपना ये पार्ट हो जाता है तो अपन आगे मूव किसके ऊपर करेंगे, वी विल मूव टुवर्ड्स इंड एस 1, बराबर। लेकिन इंड एस 1 की तरफ मूव करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर इंड एस को अपन पढ़ने के पहले एक चार्ट देखते हैं, बराबर। ये चार्ट आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये जो चार्ट है वो, दिस चार्ट आई विल शेयर ऑन माय टेलीग्राम। आप मेरा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लेक्चर के बाद अपलोड कर दूंगा ये चार्ट। इस चार्ट में है क्या, इस चार्ट में आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि पूरे चैप्टर में है क्या। तो अब इंड एस 1 जैसा टॉपिक जो है वो लोग क्या कहते हैं, छोड़ के जाते हैं, अपने को छोड़ना नहीं है। लेकिन इसमें जितने भी क्रिटिकल चीज है उसको मैं बार बार रिवाइज करवा दूंगा, जो इररेलेवेंट चीज है उसको मैं डिस्कशन नहीं करने वाला इधर, ठीक है। तो सबसे पहला इंड एस 1 का स्कोप, कि इंड एस 1 किसको किसको एप्लीकेबल है। तो अगर आप देखोगे तो इट अप्लाइज टू सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सीएफएस। व्हाट इज दिस, मैंने इधर एग्जांपल लिया था। सपोज एक पेरेंट है, पेरेंट मतलब कौन, जिसका किसी कंपनी में मोर देन 50% स्टेक है, तो बराबर। तो मैंने ऐसा रैंडम एग्जांपल लिया था कि सपोज मैंने बीबी वर्चुअल्स में 70% एक्वायर कर लिया, तो मैं हो गया पेरेंट, ये हो गया सब्सिडरी। पेरेंट बनाता है दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एसएफएस सीएफएस, इन दोनों के ऊपर इंड एस 1 एप्लीकेबल है, बराबर। उसके अलावा जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जैसे लिस्टेड कंपनीज को क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तो उस पर ये अप्लाई नहीं करता है। आई होप आपको समझता है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन चार्ट में देखेंगे तो सेकंड पॉइंट क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ एफएस। जब हम कहते हैं कि किसी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या क्या होता है, बराबर। तो हमने यहां डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती है। सिंपल, बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आता है, कैश फ्लो आता है, ये सबको पता है। अब ये सारी चीजों का एक साल का को कंपेरेटिव देना होता है, 1 ईयर कंपेरेटिव, बराबर। वो उसके अलावा कुछ ये 6 जो चीजें, पहली 6 चीजें ये हमेशा देनी है, हर बार। लेकिन सातवीं एक चीज है जो हर बार नहीं देनी है, कुछ स्पेसिफिक केस मीट होने पे देनी है, उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन डे 1 ऑफ प्रीवियस ईयर। जैसे आपका ये करंट ईयर है 31 मार्च 22, आपका प्रीवियस ईयर है 31 मार्च 21, तो प्रीवियस ईयर का जो डे 1 है उसका आपको बैलेंस शीट देना होता है, बट ये हर बार नहीं देना है। तो कब देना है, तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इंड एस 8 के अंदर। लेकिन एक आइडिया आपको मैंने दिया था कि जब भी आप कोई चीज रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हो, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हो गया, एरर रेक्टिफिकेशन वगैरह हो गया, ये सब का इफेक्ट अपन रेट्रोस्पेक्टिव देते हैं। जहां जहां रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व हो गया वहां वहां आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के देनी पड़ेगी, बराबर। वेरी गुड अंकिता, राधा, सचिन, वेरी गुड छवि, वेरी गुड, ठीक है। इसका डिटेल डिस्कशन इंडिया सेट के अंदर होगा, चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। ये था अपना
कौन सा पॉइंट, कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में क्या क्या आता है। अब जब हम बात करते हैं कंप्लीट सेट ऑफ एफएस, तो पहला आइटम क्या था, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है करंट नॉन करंट, क्योंकि हमने देखा शेड्यूल 3 के अंदर असेट में आता है करंट नॉन करंट, लायबिलिटी में आता है करंट नॉन करंट। तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा एलिमेंट करंट में जाना चाहिए, कौन सा आइटम नॉन करंट में जाना चाहिए। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है करंट असेट का डेफिनेशन और करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन। बराबर, अपन समझने का ट्राई करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट असेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट लायबिलिटी। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया 1 में इसके अलावा इंपॉर्टेंट है वो है ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, अपन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला करंट असेट, हमको करंट असेट के 4 कंडीशन है, 4 में से कोई भी एक मीट करना है हमको। अगर एक भी मीट कर गया तो हम बोलेंगे वो असेट कौन सा असेट है, करंट असेट है। सबसे पहला, इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर आपको लगता है कि कोई भी पैसा आपको ऑपरेटिंग साइकिल में मिल जाएगा, करंट रहना चाहिए। अब ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या, आरएम खरीदने से लेकर एफजी में कन्वर्ट करने तक, इस इन्वेंट्री के बिकने से लेकर डेटर से पैसा आने तक, ये जो पीरियड है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीना है, मतलब आरएम खरीदने से लेकर डेटर्स के पैसा आने तक का जो सर्कल है वो 15 महीने लगते हैं। तो आपका अगर कोई भी ऐसा फंड जो 15 महीने के अंदर आ जाएगा तो वो करंट हो जाएगा, पहला। और क्यों, क्योंकि एनी वन मीट करना है। दूसरा, इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। अगर आपको लगता है कि साल के एंड से 12 महीने के अंदर आपको पैसा आ जाएगा तो वो करंट रहेगा। मैंने एग्जांपल भी लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लोन दिया था, लोन गिवन है क्योंकि एसेट की बात कर रहा हूं, 16 मंथ्स का मैंने लोन दिया, ठीक है। तो अगर मैं जिस दिन लोन दिया उस दिन से देखूं तब तो ये नॉन करंट है, लेकिन उस दिन से देखना ही नहीं है, आपको ईयर एंड से देखना है ना। 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, तो ईयर एंड से तो वो सिर्फ 7 मंथ्स है, बराबर। तो इस केस में लोन क्या रहेगा आपके लिए, ईयर एंड पे करंट रहेगा। दूसरा चीज, तीसरा चीज, इफ इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अगर कोई भी चीज आपने डे टू डे बिजनेस में ट्रेडिंग के लिए रख के रखी है, जैसे इन्वेंट्री हो गया, कोई अगर ऑप्शंस फ्यूचर्स में ट्रेड करेगा तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट हो गया, ये सारी चीजें आपके लिए हो जाएगी करंट। या फिर चौथा, और इफ इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर इंड AS 7। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंड AS 7 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बराबर। बैंक्स में सेविंग्स अकाउंट तो आ गया। सर व्हाट अबाउट एफडी, अगर 3 महीने से कम की एफडी है तो वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो ये सारी चीजें आपके लिए करंट हो जाती है, ठीक है। अब मैंने एक क्लैरिफिकेशन दिया था, सर अगर एफडी 6 महीने की है, सपोज मोर देन 3 मंथ्स की है, सपोज 6 महीने की है, तो फिर तो वो एफडी सीसीई नहीं होगी, लेकिन क्योंकि वो एफडी से 6 महीने की है तो करंट असेट होगी, करंट तो होगी भाई साहब, शायद सीसीई नहीं होगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो वो करंट है। इस केस में एफडी भले ही सीसीई नहीं है, लेकिन वो किसी और डेफिनेशन में मीट करके, जैसे क्योंकि वो 6 महीने की एफडी है तो मैं बोलूं वो ये वाला क्राइटेरिया मीट कर जाएगा, ये वाला क्राइटेरिया मीट कर जाएगा तो करंट हो जाएगा। अब है ना, ये जो 4th पॉइंट है, इफ इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोलता है, एक्सेप्ट इफ इट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। अगर वो कैश को यूज करने के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या का सेविंग्स अकाउंट, अगर वो बैंक ने 3 साल के लिए फ्रीज कर लिया, तो मैं बोलूं विजय माल्या सेविंग्स अकाउंट होते हुए भी उसका पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएगा 3 साल तक। तो अगर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन 12 महीने से ज्यादा का है तो उस केस में सेविंग्स अकाउंट को हम करंट नहीं बोल पाएंगे, हमको क्या बोलना पड़ेगा, उसको नॉन करंट बोलना पड़ेगा। सिंपल। ये हमारा किसका डेफिनेशन था, ये हमारा करंट असेट का डेफिनेशन था। आई होप आप सबको ये चीज समझ में आ जाती है, बराबर। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन ऑफ करंट लाइबिलिटी, बराबर। ये मैंने किताब से डिस्कस करवाया था, याद है। इसमें भी 4 कंडीशन है, चारों में से कितना मीट करना है, एनी वन मीट करना है। सबसे पहले इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन ऑपरेटिंग साइकिल। अब यहां बोला सेटल्ड, व्हाई, क्योंकि यहां पेमेंट करना है लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल करना पड़ सकता है, करंट। दूसरा, इफ इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब यार ध्यान देना, एक वर्ड क्या है, लाइबिलिटी में वर्ड यूज किया है ड्यू। मैंने इस चीज को समझाने के लिए नोटबुक में एक एग्जांपल लिखाया था आपको, वो एग्जांपल क्या था देख लो। फॉर एग्जांपल मैं इधर आदमी हूं, आकाश कंदोई, इसने लोन लिया किससे, चेतन से, तो मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ये जो पेमेंट है लोन का, इट इज ड्यू विद इन 11 मंथ्स। ड्यू तो 11 महीने के अंदर है, लेकिन मेरी शक्ल देखो, आपको शक्ल देख के लगता है मैं पैसा दे दूंगा 11 महीने के अंदर, ना मुन्ना ना। तो एक ही एक्सपेक्टेशन है, जिसने लोन लिया उसका एक्सपेक्टेशन है कि मुझे पता है 11 महीने में पेमेंट करना है, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं करूंगा 11 महीने में पेमेंट। आई एक्सपेक्ट कि मैं 2 साल के बाद ही पेमेंट करूंगा, क्योंकि मैं हूं, टाइम पे पैसा दूंगा नहीं मैं। तो अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि आपका एक्सपेक्टेशन है कि आप 11 महीने पैसा नहीं दोगे, आप 2 साल के बाद दोगे, तो लाइबिलिटी वाले केस में हमको एक्सपेक्टेशन देखना ही नहीं है। लाइबिलिटी वाले केस में हमको कहते हैं ना ड्यू कब था, तो मैं बोलूं ड्यू तो 11 महीने के अंदर ही था। तो अगर 11 महीने के अंदर ही ड्यू था तो हम तो इसको करंट मानेंगे, नॉन करंट नहीं मानेंगे। ये आपको चीज मैंने यहां लिखा के दी है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद और क्या है,
करंट लाइबिलिटी के अंदर पहला पॉइंट समझ गया, दूसरा हो गया, तीसरा इफ इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। लाइबिलिटी में हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कहां से आया? अरे अगर आप ऑप्शंस फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो और आप हार रहे हो तो आपके लिए वो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन जाती है, तो वो भी आपके लिए करंट लाइबिलिटी हो सकता है। उसके अलावा चौथा पॉइंट, इफ इट डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डिफर द सेटलमेंट बराबर फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। सर इसका मतलब क्या है? नोटबुक में एग्जांपल दिखाता हूं, आपको इजीली समझेगा, जानबूझ के एग्जांपल से रिवाइज करा रहा हूं, सुनना। सपोज दो आदमी थे बराबर, किधर अपना यही आकाश और मयंक, ठीक है, लोन है ड्यू 11 महीने के अंदर। तो अगर अपन ड्यू देखेंगे तो ये तो करंट हो गया, ठीक है, लेकिन ये मयंक बहुत अच्छा आदमी है बराबर। तो मयंक ने आकाश को पता है क्या बोला? सुनना आकाश, तेरे को चाहिए ना पैसा 2 साल के बाद देना। तो यार AK इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 2 साल के बाद पैसा देगा, AK के पास अनकंडीशनल राइट है। AK हैज एन अनकंडीशनल राइट टू डिफर द पेमेंट फॉर 2 years। अगर ऐसा डिफरमेंट का राइट है आकाश कंदोई के पास, इफ ही हैज सच ऑप्शन, डिफर करने का ऑप्शन है, तो उस केस में लोन नॉन करंट हो गया ना। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होता, अगर ऐसा डिफर करने का ऑप्शन नहीं होता, तो लोन करंट ही होता ना बराबर। तो बस वो भी यही बोल रहा है कि अगर ऐसा डिफर करने का ऑप्शन नहीं है, अगर ऐसा डिफर करने का ऑप्शन नहीं है तो लोन करंट ही रहेगा। ऐसा डिफर करने का ऑप्शन नहीं है तो लोन करंट ही रहेगा, लेकिन अगर ऐसा डिफर करने का ऑप्शन होता तो लोन नॉन करंट हो जाता। बस, तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेस 1 के अंदर। अगला और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? अगला चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला पॉइंट, ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट बराबर। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के समझाने का ट्राई करता हूं, ये पार्ट भी ध्यान रखना। ब्रीच का मतलब क्या होता है? सपोज ये आकाश कंदो इसने लोन लिया 500 करोड़ का, ठीक है, देना बैंक से लोन लिया, इस दिन पे लोन लिया, एक कंडीशन रखी। कंडीशन क्या रखी कि भाई इस 15 मार्च 2023 तक प्रोमोटर को 500 करोड़ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर प्रोमोटर फेल हो गया तो द लोन बिकम्स रीपेबल ऑन डिमांड बराबर। इसको बोलते हैं कंडीशन, ब्रीच। अब अगर आपने ये पैसा नहीं लाया तो ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक, अब अपने पास ड्यू डेट है ना, 15 मार्च तक का टाइम है, तो तब तक के लिए तो लोन कितने ईयर्स का है? 10 ईयर्स का है ना। तो अगर आप ब्रीच नहीं करते हो तब तक तो लोन नॉन करंट है। तो फर्स्ट डे पे तो ड्यू डेट आई नहीं है, जब तक ड्यू डेट नहीं आती है तब तक लोन नॉन करंट रहेगा बराबर। अब आ गया कयामत का रात, 15 मार्च, प्रोमोटर ने डिफॉल्ट मार दिया। जैसे ही प्रोमोटर ने डिफॉल्ट मारा, लोन हैज बिकम रीपेबल ऑन डिमांड, लोन बन गया करंट, सिंपल। सेकंड केस, प्रोमोटर ने डिफॉल्ट मांगा, अगले ही दिन ग्रेस पीरियड मांगने चला गया। अगर डिफॉल्ट मारने के बाद आप ग्रेस पीरियड मांगते हो और वो एग्जैक्ट 12 मंथ्स या मोर देन 12 मंथ्स का मांगते हो, अगर आप डिफॉल्ट करने के बाद ग्रेस मांगते हो और अगर वो एग्जैक्ट 12 मंथ्स और मोर देन 12 मंथ्स का मांगते हो तो लोन नॉन करंट बन जाएगा वापस से। आगे, अगर डिफॉल्ट मारते हो और ग्रेस आप लेस देन 12 मंथ्स का लेते हो, लेस देन 12 मंथ्स का, तो लोन करंट ही रहेगा क्योंकि ग्रेस आपका लेस देन 12 मंथ्स का है। अब इसमें एक और केस है, सपोज आपने डिफॉल्ट मारने के पहले ही कंप्लायंस डेट एक्सटेंड करवा ली। जैसे अपना डिफॉल्ट कभी होता है 15 मार्च को, तो मैं 15 मार्च तक पहुंचने नहीं दिया, मैं 10 मार्च को भागा भागा गया और मैंने इसी दिन पे कंप्लायंस डेट क्या करवा ली? एक्सटेंड करवा ली। तो अगर आप ब्रीच होने के पहले ही कंप्लायंस डेट एक्सटेंड करवा लेते हो तो उस केस में द लोन विल रिटेन इट्स ओरिजिनल क्लासिफिकेशन, दैट इज इट विल बी नॉन करंट ओनली बराबर। आपको इतना ध्यान रखना है। तो यही मैंने डिस्कस यहां किया हुआ है, ठीक है। ये चीज इधर हो गई, कहानी खत्म। अगर मैं इंडेस 1 के कंसेप्ट्स की बात करूं तो कंसेप्ट में आपको इतना पढ़ के निकल जाने का, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ और पढ़ने का जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अरे यस और नो? तो कंसेप्ट को आपने क्या कर दिया? सरक सरक सरक। अब पहले वो सरक सरक गाना गाने के पहले अपन क्वेश्चंस करेंगे बराबर। अब जब मैं इंडेस 1 में कंसेप्ट में इतना ही काम का है, बाकी जो चीज है वो इतने रिलेवेंट नहीं है। आपके पास टाइम है तो पढ़ लेना, नहीं टाइम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही चीज बार बार रिवाइज करके जाना, ठीक है। अब क्वेश्चंस के अंदर अपन जब आएंगे तो मैं क्वेश्चंस में कैसे करने वाला आपको वापस से बता दूं। हम क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका ओवरव्यू लेने का ट्राई करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। नॉर्मली मतलब ऐसा मैं कह सकता हूं एफआर में, मेरे को पता है, मैं तो ऐसा करता हूं कि मैं क्वेश्चंस भी रिवाइज करवाता हूं। कंसेप्ट रिवाइज करने से काम सिर्फ नहीं बनता है, तो मैंने ये ट्रेंड चालू किया जहां अपन क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। चलो तो फटाफट से आ जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही आपको देखते हुए चलने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक है इलस्ट्रेशन नंबर 13, ठीक है। मैं आपको इसका सिर्फ ओवरव्यू देता हुआ चलूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में पता है क्या है? वो बोलता है हमको किसी बैंक को लोन रीपे करना है 9 महीने के अंदर। अगर 9 महीने के अंदर रीपे करना है तो लोन तो करंट है, ठीक है। वो आगे लेकिन बोलता है कि हमने एक अनकंडीशनली इस लोन को 5 साल एक्सटेंड करने का बात कर लिया है बराबर।
एग्जिस्टिंग लोन विल अनकंडीशनली रोल इनटू अ न्यू फैसिलिटी विच एक्सपायर्स आफ्टर 5 ईयर्स। 9 महीने का लोन है लेकिन अनकंडीशनली आपने डिफर कर दिया 5 साल के लिए, तो ऐसे केस में लोन क्या बन जाएगा? तो नॉन करंट, करेक्ट आंसर। अच्छा, अब वो बोलता है अगर ये जो न्यू फैसिलिटी है डिफर करने की, अगर ये रिपोर्टिंग पीरियड के बाद बात की होती तो मैं बोलूं वो तो अगले साल की बात करता। अगर रिपोर्टिंग पीरियड के बाद मतलब अगले साल अगर आप इसको एक्सटेंड करवाते 5 साल के लिए, तो मैं बोलूं करंट ईयर में तो वो करंट ही रहता, क्योंकि करंट ईयर के हिसाब से एक्सटेंड हुआ ही नहीं है, तो करंट ईयर के हिसाब से उसको करंट ही रखना पड़ता। सेकेंड केस। तीसरा केस, विल द आंसर टू ए बी डिफरेंट इफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी इज फ्रॉम वन बैंक एंड न्यू फैसिलिटी फ्रॉम अनदर बैंक। मतलब ये जो लोन है एग्जिस्टिंग बैंक से वो 9 महीने में ही देना है, ये जो 5 साल का लोन है किसी और बैंक से लिया, तो एग्जिस्टिंग लोन तो करंट ही रहेगा ना भाई, तो वो यही बोलता है विल द आंसर टू ए बी डिफरेंट, द आंसर इज यस, करंट ही रहेगा एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। उसके अलावा आगे, विल द आंसर टू ए बी डिफरेंट इफ द न्यू फैसिलिटी इज नॉट येट टाइड अप। ये कोई टाइप वगैरह नहीं किया है बट हैज द पोटेंशियल टू रिफाइनेंस द लोन, सिर्फ सोच रहा है कि ऐसा कर सकता है, सोचने से काम नहीं बनता है, टाइप होना चाहिए, तो टाइप नहीं है तो लोन करंट ही रहेगा, कहानी खत्म। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। इस तरीके से अपन क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। तो अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है ना एफआर, मजा आ जाएगा, नहीं भी पढ़ रखा है तो एक ओवरव्यू मिल गया क्या था इस क्वेश्चन के अंदर। चलो आ जाओ, उसके बाद आएगा अपना इलस्ट्रेशन नंबर 14। 14 में क्या था? अच्छा, मैंने ऊपर हिंट भी दे रखा है आंसर कैसे करना है। डेफिनेशन लिखो करंट लायबिलिटी का और फिर आंसर इन वन सेंटेंस करते हुए चले जाओ। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आधे से ज्यादा बच्चे तो अपने बैच वाले ही है, जो एग्जिस्टिंग वाले बैच बैठ रहे, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14 के ऊपर। 14 में वही है, ब्रीच वाला क्वेश्चन है। लोन लिया इस दिन पे, बोलता है प्रमोटर को पैसा लाना पड़ेगा 24 मार्च तक, नहीं लाया तो लोन बिकम्स रीपेबल ऑन डिमांड। अब वो बोलता है प्रोमोटर ने मार दिया डिफॉल्ट और 25 मार्च को मांगा ग्रेस पीरियड 30 जून तक का। अब डिफॉल्ट मारने के बाद ग्रेस मांगा है, वो भी लेस देन 12 मंथ्स का ग्रेस मांगा है, तो लोन क्या रहेगा? लोन करंट रहेगा। अच्छा, अब वो बोलता है सपोज हम डिफॉल्ट मारने के पहले ही फेब में ही चले जाते कंप्लायंस डेट एक्सटेंड करवाने, तो अगर ब्रीच होने के पहले ही आपने कंप्लायंस डेट एक्सटेंड करवा ली होती तो उसके इसमें लोन क्या होता? नॉन करंट होता। खत्म। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, करके आपको जाना चाहिए। उसके बाद अच्छा, आप कुछ कुछ जगह पे देखोगे आई हैव रिटन कॉमन पूल। कॉमन पूल मतलब ऐसे क्वेश्चन जो अपन पूरा एफआर पढ़ने के बाद अपन को करने चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत फ्यूचर इंडेक्स के रेफरेंसेस है, तो अपन अभी उसको डिस्कस नहीं करते। ठीक है, कॉमन पूल के ऊपर मैं अलग सेशन ले लूंगा। उसके बाद जो एलडीआर क्वेश्चन है, लेट मी सी, हाँ एक ये क्वेश्चन है जो आप घर पे एक बार सिर्फ चाहिए तो रीड कर सकते हो, इलस्ट्रेशन नंबर 21। ठीक है, आपको चाहिए तो घर पे एक बार रीड कर लेना सिर्फ। उसके बाद एक ये भी इलस्ट्रेशन 24, लेकिन 24 से बेटर एक क्वेश्चन आगे आने वाला है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन आगे आने वाला है, तो मैं वो आगे वाला क्वेश्चन रिवाइज करूंगा, 24 नहीं करवा रहा हूं इसलिए। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी सब तो आप रिफर कर लोगे तो चल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आएगा अपना एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जाम वाला क्वेश्चन। ठीक है, किसने बोला 18 क्वेश्चन सर? नहीं, जितना मैं बोला उस पर फोकस करो, बाकी मत दिमाग लगाओ। ठीक है, हाँ चलो, अब आएगा अपना एमटीपी आरटीपी पास्ट पेपर वाला पहला क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये नया नया मैंने एलडीआर में डाला है, मोस्टली पर डालता नहीं था मैं। सुन लो क्या बोलता है। वो बोलता है ऐसे आइटम को हम करंट बोले कि नॉन करंट बोले, तो सबसे पहले रिसीवेबल्स। अब इन्होंने सबसे बड़ा दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि इन्होंने ये बताया ही नहीं है कि रिसीवेबल कितने महीने वाले हैं, ये सप्लायर का एडवांस हो कितने महीने वाले, सब बताया ही नहीं है। तो जब ऐसा बताया नहीं होता है ना, तो उस केस में अपने को दोगलापंती वाला आंसर करने का। व्हेन यू आर नॉट श्योर कि कितने महीने का रिसीवेबल है, तो दोगलापंती की लेस देन 12 मंथ्स का या ऑपरेटिंग साइकिल वाला, तो करंट वरना नॉन करंट, ऐसा। तो इन्होंने यही बोला है, रिसीवेबल्स जो ऑपरेटिंग साइकिल वाले वो करंट रहेंगे। उसके बाद एडवांस टू सप्लायर करंट के नॉन करंट। तो वो बोलता है अब यह दोगलापंती आंसर वो कैसे किया हुआ है, इफ द एडवांसेस आर कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल इट वुड बी क्लासिफाइड एज करंट वरना नॉन करंट, ऐसा। उसके बाद इनकम टैक्स, अगेन दोगलापंती वाला आंसर, लेकिन जो काम की बात है वो है पॉइंट नंबर 4 के अंदर, इंश्योरेंस स्पेयर्स। ठीक है, अब स्पेयर की बात करता हूं, जिसने इंडिया 16 पढ़ा उसको समझ में आना चाहिए। ये वाला पार्ट सुनना क्या है। जो स्पेयर्स होते हैं वो स्पेयर्स या तो पीपीई होते हैं, अगर वो डेफिनेशन मीट करता है पीपीई का तो, या फिर वो इन्वेंट्री बन जाते हैं। तो अगर ये इंश्योरेंस स्पेयर्स को आप पीपी ट्रीट करते हो तब तो वो नॉन करंट हो गए, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस स्पेयर्स को इन्वेंट्री ट्रीट करते हो तो इन्वेंट्री तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होती है और उस दुनिया की सारी इन्वेंट्री करंट ही होती है। तो ये आपके लिए पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो उसके बाद आएगा अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अपने को फोकस करने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वो ब्रीच वाले क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। बोलता है लोन लिया जनवरी में और कंडीशन है कि डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है। सबसे पहला 3 केसेस है। पहला केस, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कोई ब्रीच नहीं हुआ है, जब कोई ब्रीच हुआ ही नहीं है तो वो नॉन करंट ही रहेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, दूसरे केस में बोलता है ब्रीच हो गया
और वेवियर मांगा, और वेवियर एग्जैक्ट 12 महीने का मांगा। तो मैंने बताया था जब वो एग्जैक्ट 12 महीने का मांगता है तो उसको मोर देन 12 मंथ जैसा ट्रीट करने का, क्योंकि जब एग्जैक्ट 12 महीने का ब्रीच है तो वो बैंक से पैसा भी कब मांग पाएगा, मतलब बैंक उससे पैसा कब मांग पाएगा, 12 महीने के एक दिन बाद, नॉट ऑन द लास्ट डेट, बराबर। तो जब एग्जैक्ट 12 मंथ्स का है तो आप ट्रीट करना कि मोर देन 12 मंथ जैसा है, तो उस केस में ये आंसर रहेगा इसका भी नॉन करंट, बिकॉज ब्रीच होने के बाद ग्रेस मांगा ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, तो नॉन करंट। उसके बाद वो बोलता है एवरीथिंग इज सेम एज इन टू एक्सेप्ट वेवियर क्लॉज, मतलब ब्रीच हुआ है लेकिन कोई ग्रेस मांगा ही नहीं, सिर्फ ब्रीच हो गया, तो उस केस में करंट रहेगा, तो करंट, दैट्स इट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिटिकल है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से आगे बढ़ सकते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके चलो, अब ये भी एलडीआर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर शायद 24 का जो मैं बताया था उसका रिप्लेसमेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, सुनना। चार्म लिमिटेड, वो बोलता है इसकी ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीना, ठीक है। अब वो इसमें क्या बोला हुआ है देखो, डिपॉजिट कंपनी मेड, कंपनी ने डिपॉजिट दिया, मतलब जब डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जब अपन डिपॉजिट देते हैं किसी को तो वो रिफंडेबल होता है फ्यूचर में। तो आज मैं डिपॉजिट दे रहा हूं तो आज मेरे लिए वो असेट है, क्योंकि बाद में मुझे वापस मिलने वाला है। अब वो बोलता है 2 करोड़ का डिपॉजिट दिया मैंने, बाइफिकेशन समरी में दे रखा है, 70% 14 मंथ्स के अंदर आ जाएगा, तो वो जो 15 महीने के अंदर आ जाएगा वो करंट, और बाकी 30% 17 मंथ्स के बाद आएगा, तो मैं बोलूँ वो नॉन करंट, बस ये सिंपल पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट बोलता है थोड़े ट्रेड रिसीवेबल है, बराबर, ड्यू आफ्टर 14 मंथ्स बट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अपने को 14 नहीं 15 महीने से फर्क पड़ता है, वो बोलता है एक्सपेक्टेशन है कि ऑपरेटिंग साइकिल में आ जाएगा, तो मैं बोलूँ करंट रहना चाहिए, तो वो करंट है इसका आंसर। तीसरा, अब ये तीसरे वाले में मेरे ख्याल से आईसीआई का आंसर मुझे थोड़ा सा गलत लगता है, बट ठीक है जो भी है। वो बोलता है हमको डिपॉजिट मिला है 4 करोड़ का, अब डिपॉजिट कब रिफंडेबल है, वो बोलता है डिपॉजिट मिला है 4 करोड़ का, मिला है मतलब हमको बाद में रिफंड करना पड़ेगा, लाइबिलिटी वाला नेचर है ये, ठीक है। 3 करोड़ इज रिसीव फ्रॉम एक्स एंड 1 इज रिसीव फ्रॉम वाई, ऐसा 4 करोड़ रुपया मिला, 3 किसी और से 1 किसी और से। अब वो बोलता है कि जो एक्स वाला है उस पर अपने को कोई डाउट ही नहीं है कि रिफंड करना पड़ेगा, ये रिफंड करना अपने को 18 महीने के बाद, बराबर। तो जब 18 महीने के बाद रिफंड करने का है इसको, तब तो ये नॉन करंट होना चाहिए। ये जो 1 CR है इसमें डाउट है, तो शायद ये करंट हो सकता है। डाउट है मतलब क्या, कि इसको जल्दी रिफंड करना पड़ सकता है, बट मैं बोलूं ड्यू तो नहीं है ना, ड्यू कब है, ये ड्यू है आफ्टर 18 मंथ्स, तो जब ड्यू आफ्टर 18 मंथ्स होता है तो वो नॉन करंट होना चाहिए। लेकिन आईसीआई ने पता है क्या आंसर किया है, आईसीआई ने इसके लिए आंसर किया है कि इट इज पॉसिबल कि अपने को ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन पे जल्दी भरना पड़ सकता है, तो आईसीआई ने बोला है पूरा का पूरा करंट ट्रीट होना चाहिए, जो कि मेरे को सही नहीं लगता है पर्सनली, बराबर। अब लेकिन एग्जाम में आपको आईसीआई वाला आंसर ही फॉलो करना है, ये चीज आपने क्लास में भी डिस्कस करी थी, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, फोर्थ वाला पॉइंट। फोर्थ वाला पॉइंट भी जबरदस्त है। बोलता है अपन ने 1 करोड़ एडवांस दे रखा है किसी को मशीनरी के परचेज के लिए। जब आप पीपी के परचेज के लिए एडवांस देते हो, ऐसे एडवांस को बोलते हैं हम कैपिटल एडवांस। कैपिटल एडवांस हमेशा नॉन करंट होता है, तुम समझ रहे हो क्या। उसके अलावा एक और अपन ने 0.5 करोड़ का पेमेंट अपने को आने वाला है 10 मंथ्स के अंदर, ये कैपिटल एडवांस नहीं है, ये तो मशीनरी बेच के जो पैसा आने वाला है वो, तो ये 10 महीने के अंदर आ जाएगा, तो ये आपके लिए करंट रहेगा, ये आपके लिए क्या रहेगा 10 महीने वाला करंट। बाकी जो कैपिटल एडवांस है वो एडवांस कितने भी महीने का हो, 6 महीने का हो, 2 महीने का, 1 महीने का, कैपिटल एडवांस हमेशा नॉन करंट, ध्यान रखना, बराबर क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन जिसके पास एडिशन 5 है उसके पास होगा, जिसके पास एडिशन 4 है फिर उसको एडिशनल क्वेश्चन की शीट देखनी पड़ेगी किधर, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। उसके अलावा लेट मी सी, ठीक है। तो अगर मैं इंडेस 1 की बात करूं तो इंडेस 1 इज गो, गोवा, गॉन, और अपनी आदत होनी चाहिए एक कि जैसे ही अपन ने एक इंडेक्स खत्म किया तो अपन वो वाला गाना गाएंगे, कौन सा पता है क्या, सुनो ना, सर से मुरी चुनरी जाए, सरक सरक सरक, ये तो भाई साहब सरका दिया इंडेक्स 1 को। ध्यान रखना, अगेन किसी को ऐसा लगा ना सर आपने तो क्या फटाफट रिपीट कर दिया, भाई रिवीजन था, रिवीजन, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को माफ कर देना, किसी दिन डिटेल्ड लेक्चर लूंगा तो डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। चलो तो ये अपना हो गया इंडेक्स 1। अब आपको चाहिए तो आप 1 मिनट का ब्रीदर ले लो, तब तक मैं क्या करता हूं, तब तक मैं वो इंडेक्स 16 के नोट्स खोल लेता हूं, फिर अपन इंडेक्स 16 क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। 1 मिनट का ले लो ब्रीदर, चलो 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 चलो। और मेरे को किसी और इंडेक्स के क्वेश्चन मत पूछते बैठो चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तुमको समझ आया, मजा आया क्या, ये बताओ फटाफट से तब तक। सर सॉन्ग गाइए, हाँ यही करूँ अभी मैं, आपको वो भी करता हूँ, थोड़ा नाच गाना भी मुजरा कर ही देता हूँ इधर में आके। तब तक बता दो भाई तुमको समझ आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, तो मेरे को मोटिवेशन आएगा तो मैं अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करता, मतलब कंडक्ट करता रहूंगा ये सब। मौजा ही मौजा, क्या बात है।
ओके प्रेम कुमार, ओके आदेश, सही है मेघा, ठीक है। ओके उज्जवल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको अगर लेक्चर पसंद आया ना, तो एक चीज़ मेरे लिए ज़रूर करना। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना, और अगर आप लाइव देख रहे हो तो जब लेक्चर रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल हो जाएगा, प्लीज़ आके नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। उससे क्या है, रीच बढ़ती है और बाद में बच्चों को मालूम पड़ेगा कि ये लेक्चर हेल्पफुल है या नहीं है। ऑनेस्ट ओपिनियन देके जाना, कोई चिंता वाली बात नहीं है, पसंद आए तो ही बोलना, ठीक है। मैं इधर सब निकाल कर रख दूँ, इंडिया 16 का सारा कंटेंट। 16 तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा तुमको एकदम ही। तुमको ऐसा एग्जाम्पल दिखा दिखा के रिवाइज कराऊंगा ना, तुम पगला जाओगे एकदम ही, तुमको एकदम ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये रहा 16। 16 में भी अपन क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, हाँ। अच्छा, मयंक बोलता है जो एग्जाम्पल में मयंक था वो मैं ही हूँ, पता है मेरे को मयंक, तो मैं अपने क्लास के बच्चों को याद रखता है भाई, मेरे भाई। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है, ठीक है। सो देर किस बात की है भाइयों बहनों, सुनो ना, कर देते शुरू। हाँ, कर दे क्या? हाँ, पक्का? प्रॉमिस? रुको, इंडेस 16, ये रहा, देखो देखो वो आ गया, आ गया। चलो मजा आ जाएगा। ओके, सुस्मित कहते लुकिंग, थैंक यू सो मच। चलो शुरू कर देते हैं इंडेस 16। इसका भी मैं चार्ट यूट्यूब अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये चार्ट्स वगैरह मैं टेलीग्राम पे आपके लिए डाल दूंगा हर एक इंडेस का, तो आपको चार्ट से ओवरव्यू आता है ना कि क्या था इस इंडेस के अंदर, इसलिए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन 3 2। पक्का चालू कर दूं क्या? चालू करेगा पक्का? पक्का चालू कर दूं इंडिया 16 का रिवीजन भी? ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन 3 2 1 एंड गो। सबसे पहला नंबर कौन सा था? इंडेस 16, नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर आप देखोगे टोटल 13 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले। पहला पॉइंट है डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ व्हाट? डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बराबर। उसमें बोलता है तीन चीज, टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई, या फिर रेंटल टू अदर्स, या फिर फॉर एडमिन पर्पस, एंड इट शुड बी एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन पीरियड। अगर ये है तो वो पीपी है। अच्छा, पीपी के अंदर एक और डेफिनेशन डिस्कस करता है, वो है बेरर प्लांट का डेफिनेशन। अब बेरर प्लांट को समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल डिस्कशन दिया था कि बेरर प्लांट का इजाद किधर से होता है, बायोलॉजिकल एसेट से आता है। तो बायोलॉजिकल एसेट के बारे में 41 के अंदर बात करेंगे। उसका मतलब होता है लिविंग प्लांट्स या फिर एनिमल्स, बराबर। अपने माँ बाप के लिए अपन क्या होते हैं? एनिमल्स। तो लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स। लिविंग प्लांट्स के दो बाइफर्केशन होते हैं, बेरर, नॉन बेरर। ऐसा प्लांट जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर है उसको बोलते हैं बेरर प्लांट। अब बेरर प्लांट, क्योंकि आपको सपोज एग्जांपल बेरर प्लांट का मैंगो ट्री, जैसे मैंगो से क्या मिलता है? मैंगोस। मैंगो ट्री से क्या मिलता है? मैंगोस। तो मैं बोलूं ये मैंगो ट्री से आपको मैंगोस 1 साल से ज्यादा तक मिलने वाला है। तो फार्मर के लिए ये एक मशीन की तरह हो गया ना जो मैंगो ट्री है, क्योंकि जैसे मशीन कैसे बहुत साल तक आउटपुट देती है, वैसे ये मैंगो ट्री भी फार्मर को बहुत साल तक आउटपुट देने वाला है। तो इसलिए बेरर प्लांट हम इंडिया 16 में कवर करते हैं। तो बेरर प्लांट का फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? इट इज लिविंग प्लांट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मैंगो ट्री से जो मैंगो निकलता है उस मैंगो को बोलता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक्सपेक्टेड टू बेयर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 पीरियड एंड हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड। आप मैंगो ट्री को नहीं बेचने वाले, आप मैंगोस को बेच सकते हो, बट यू आर नॉट विलिंग टू सेल मैंगो ट्री, ध्यान रखना। उसके बाद आएगा अपना सेकंड पॉइंट, दैट इज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। दो है, एफईबीज एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। फिर कुछ गाइडेंस देता है वो, गाइडेंस ऑन द फॉलोइंग आइटम, जिसको पीपी बोले या ना बोले। सबसे पहला, स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट। ऐसे आइटम्स को हम पीपी बोलेंगे अगर डेफिनेशन मीट करता है, अगर नहीं मीट करता है तो इन्वेंटरी बोलेंगे, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी दोगलाबंदी आंसर करके आने का। उसके अलावा एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट आइटम्स। अगर बहुत सारे आइटम्स लाइक मोल्ड्स, टूल्स, राइस होते हैं ना, स्क्रूज वगैरह, नट्स बोल्ट वगैरह, इन इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट है लेकिन कंबाइन करेंगे तो सिग्निफिकेंट है, तो क्या हम एग्रीगेट कर सकते हैं? बोलता है करो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा अगर आपके पास एनवायरमेंटल या सेफ्टी इक्विपमेंट है तो हम उस सेफ्टी इक्विपमेंट को पीपी बोले कि नहीं बोले? बोलते हैं बोलना पीपी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अदर असेट को इनडायरेक्टली असिस्ट करते हैं, इसलिए। ठीक है, ये अपना सेकंड पॉइंट था विच वाज रिकॉग्निशन। फिर आएगा अपना अगला पॉइंट विच इज मेजरमेंट, बराबर। मेजरमेंट के अंदर दो तरह का मेजरमेंट का बात करता है, एक होता है इनिशियल मेजरमेंट, एक होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। मैंने बताया था कसम खा लेना, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन इनिशियल मेजरमेंट ऑलवेज 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 एट कॉस्ट। इनिशियल का मतलब डे 1 पे। अब कॉस्ट का मतलब क्या? तो देखना पड़ेगा आपने असेट को एक्वायर किस तरीके से किया है। अगर आपने असेट को एक्वायर परचेज करके किया है, मार्केट से खरीदा है, तो उस केस में क्या क्या आपकी कॉस्ट में आएगा? तो देयर विल बी परचेज प्राइस, लेस ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स,
एड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, एड ऑल द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट खर्चा है, वो है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग का खर्चा भी आप कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मेट्रो की टेस्टिंग हो रही थी तो कैपिटलाइज करोगे उसका खर्चा, लेकिन कभी कभी टेस्टिंग करते समय आपको कुछ टेस्टिंग के समय इनकम जनरेट हो जाती है, तो उस केस में आप नेट कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे। अब इसको लेकर एक अमेंडमेंट है जो पिछला टाइम के आरटीपी के अंदर आया था, बराबर। अगर आपकी किताब में लिखा नहीं है तो आप बाद में इसको कॉपी कर लेना वीडियो रिवाइंड करके। अमेंडमेंट क्या है? एक क्लैरिफिकेशन है बेसिकली। सपोज आपका खर्चा यहां 100 था, इनकम 20 थी, तो 80 आपने कैपिटलाइज किया। अमेंडमेंट ये है कि अगर सपोज आपका एक्सपेंस 100 है लेकिन टेस्टिंग के समय इनकम 130 की हो गई, मतलब इनकम ज्यादा हो गई, तो वो एक्सेस इनकम क्या क्या करेंगे हम लोग? तो वो बोलता है वो एक्सेस इनकम भी पीपी के कॉस्ट से एडजस्ट करना है। अब क्योंकि इनकम एडजस्ट करनी है तो उस केस में कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट, बस इतना सा है वो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो बोलते हैं क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होएगा, इनॉग्रेशन, एडवर्टाइजिंग वगैरह इंक्लूड नहीं करना है। इन शॉर्ट जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे इंक्लूड कर लेना, बाकी इंक्लूड मत करना। इसमें एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, वो है कार पार्किंग वाला खर्चा। इनकम सॉरी, अगर आप किसी स्पेयर लैंड को कार पार्किंग की तरह यूज करके कुछ मिसलेनियस इनकम जनरेट कर रहे हो, तो वो इनकम आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए, वो कैपिटलाइज वगैरह मत करना, ठीक है। मतलब वो कॉस्ट से एडजस्ट मत करना बेसिकली। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ डीकमिशनिंग, डिसमेंटलिंग, साइट रिस्टोरेशन। सर ये ऐसा खर्चा है जो आपको किसी असेट के नेचर में पक्का इंकर करना है, लेकिन कुछ सालों के बाद इंकर करना। आपको याद है मेरा एग्जांपल, मशीन गाड़ा, वो बोलता है कि 10 साल के बाद इस लैंड को ठीक करके देना पड़ेगा, उसको बोलते रिस्टोर करने वाला कॉस्ट। ये खर्चा इंकर तो करना है, तो हो गया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, लेकिन आज नहीं 10 साल के बाद इंकर करना है, तो मैं कौन से वैल्यू पे इसको इंक्लूड करूंगा? कॉस्ट में प्रेजेंट वैल्यू पे इंक्लूड करेंगे। एग्जांपल भी लिया हुआ है, सपोज खरीदा 10 लाख का, डीकमिशनिंग खर्चा 5 साल के बाद इंकर करना है 5 लाख, 10% डिस्काउंटिंग रेट, तो इसका मैं 5 लाख का निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू को मैं ऐड करूंगा। जब मैं इन्वेंट्री को एंट्री मारूंगा, सॉरी इन्वेंट्री क्या, पीपी की जब एंट्री मारूंगा, तो मैं एंट्री क्या मारूंगा, मेरी पीपी की कॉस्ट तो ये हो गई, लेकिन मैंने पूरा पेमेंट तो नहीं किया है, तो जितना पेमेंट किया है वो कैश बैंक में जाएगा, बाकी जो पेमेंट नहीं किया, जो डीकमिशनिंग है, वो आपका प्रोविजन करके बुक होएगा। अब एक बात समझने का ट्राई करना, अपने को पे कितना करना था 5 साल के बाद? 5 लाख रुपीज, लेकिन आपने प्रोविजन कितने का मारा है? 3,10,461 रुपीज। अब करंट प्रोविजन इतना है, लेकिन फ्यूचर में पे 5 लाख करना है, तो आपको जो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ बढ़ना पड़ेगा ना। आज इतना बुक किया है, लेकिन 5 साल के बाद पे तो 5 लाख करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की बढ़ने की तरफ हम उसको बोलते हैं अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो हर साल हम क्या करते हैं? अनवाइंडिंग करते हैं। तो ये अनवाइंडिंग करने का तरीका हो गया, जितना भी आपका ओपनिंग है उस पर आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर जितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करो, इंटरेस्ट कंप्यूट करोगे, और एंट्री क्या मारोगे? इंटरेस्ट टू प्रोविजन, इंटरेस्ट टू प्रोविजन, इंटरेस्ट टू प्रोविजन। इससे हुआ क्या? आपने खर्च अनवाइंडिंग किया, सेकंड इफेक्ट प्रोविजन में डाला, 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपका प्रोविजन हो जाएगा 5 लाख रुपया, और आप उतना पेमेंट कर देना। सिंपल है ये वाला पार्ट, ठीक है। मैं जानबूझ के आप नोटिस करोगे तो ये जो रिवीजन करवा रहा हूं मैं, इट इज मच बेटर देन द प्रीवियस रिविजन विच आई यूज्ड टू डू, बिकॉज मैंने भी अपग्रेड किया है। अब मैं ज्यादा जो रिटर्न एग्जांपल्स है उसको भी यूज करता हूं अपने रिवीजन के अंदर, तो ये रिवीजन और इफेक्टिव हो गया तुम्हारे लिए। होता ना 1 लेवल अप, तो ये 1 लेवल अप रिवीजन हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है। ये कौन सा वाला था? ये था अगर आपने एसेट परचेज किया है तो परचेज कॉस्ट में क्या क्या आना चाहिए। सिंपल हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और नोट है, डिफर्ड कंसिडरेशन। इसका मैंने एग्जांपल दिया था। सपोज मैं क्रोमा गया मैकबुक परचेज करने, उसने बोला 2 लाख रुपया, मैंने बोला पेमेंट दूंगा 1 साल के बाद, उसने बोला 2.2 लाख रुपीज। तो वो जो एक्स्ट्रा 20 चार्ज कर रहा है वो एक्स्ट्रा 20 इंटरेस्ट बोल के इंटरेस्ट में जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में ओवर द पीरियड, उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। आपका असेट तो 2 लाख के ऊपर ही रिकॉर्ड होने वाला है। क्लियर है वाला पार्ट? खत्म। ये था अगर आपने असेट परचेज किया है तो क्या होने वाला है। अगर आपने असेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है तो द प्रिंसिपल्स आर सेम एज परचेज असेट, सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा आने वाली है, वो है बोरिंग कॉस्ट, ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आपको असेट एक्वायर करना है बाय वे ऑफ एक्सचेंज, बार्टर करेंगे, बार्टर, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में भी आपको याद है तो अपन ने एग्जांपल डिस्कस किया था। एक्सचेंज वाले केस में मैंने एग्जांपल ले लेते हैं अपन, सपोज एके लिमिटेड असेट एक्वायर्ड है ना, इनकमिंग असेट आईफोन 14 है और गिवन अप में कैलकुलेटर दे रहा है, वैसा रैंडम एग्जांपल अपन ने लिया था, बराबर। तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज। एंट्री क्या मारेंगे? आईफोन आ रहा है तो आईफोन डेबिट, कैलकुलेटर जा रहा है तो क्रेडिट। बाहर जाने वाली चीज जिंदगी में कैरिंग ऑन पे बाहर जाती है, बराबर। तो ये इनकमिंग असेट को मैं कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा? ये इनकमिंग असेट को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हारे पास 3 प्रेफरेंस है। पहला प्रेफरेंस है फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन प्लस कैश पेड इफ एनी। सेकंड प्रेफरेंस इज फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, अगर दोनों ही नहीं है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन प्लस कैश पेड इफ एनी। ये एज पर आईसीआई है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। बेयर एक्ट में ऐसा नहीं है, बेयर एक्ट में ये है फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप या एक्वायर्ड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, बट छोड़ दो बेयर एक्ट। आईसीआई क्या बोलता है? 3 प्रेफरेंस है,
ठीक है, कैश पेड कंसिडर करना मत भूलना। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहां मैंने दिया हुआ भी है, आईफोन लिया, बदले में कैलकुलेटर दिया और कैश भी आपने पे किया, तो कैलकुलेटर बाहर, कैश बाहर, बराबर। और जब आप आईफोन को रिकॉर्ड करोगे तो इट विल बी फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, दैट इज दिस फेयर वैल्यू गिवन अप प्लस कैश पेड। ये भी क्योंकि आइडियली कैश भी तो गिवन अप ही है ना आपके लिए, आप भूलोगे ना वो गिवन अप वाला कैश पेड, इसलिए मैंने अलग से स्पेसिफिकली लिखाया है। अगर आपने कैलकुलेटर के साथ कैश भी दिया होगा तो वो इंप्लाइड है कि वो आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें एक्सचेंज में एक और चीज थी, कभी कभी क्या होता है, ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, जब आप सेम नेचर सेम कैरेक्टरिस्टिक का एसेट एक्सचेंज करते हो, तो ऐसे केस में जैसे मैंने ब्लैक फरारी और रेड फरारी एक्सचेंज करी, तो ऐसे केस में जो इनकमिंग असेट है उसको रिकॉर्ड करने के लिए 3 नहीं एक ही प्रेफरेंस है, और वो है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। बाय ओनली वन प्रेफरेंस, बिकॉज वो चाहते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कोई सब्सटेंस ही नहीं है तो कोई प्रॉफिट बुकिंग अवॉइडेड है इधर, तो क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग नहीं करवानी है तो जिस वैल्यू पे बाहर जा रहा है असेट उसी वैल्यू पे आने वाला असेट भी रिकॉर्ड करना है। दैट्स इट, कहानी खत्म। ये था एक्सचेंज वाला पार्ट। आई होप आप सबको समझता है ये वाला पार्ट। यस, ठीक है। ये अगर आपने असेट एक्सचेंज में एक्वायर किया तो चौथा क्या है, इफ द असेट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, उसका डिस्कशन होता है इंड AS 20 के अंदर। क्लियर, डन एंड डस्टेड, ठीक है, मजा आ गया, एकदम ही फील आ गई। ये था अपना इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल का मतलब डे 1 पे अपन असेट को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। अब अपन किसका बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब होता है एवरी ईयर एंड पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, बराबर। तो उसके लिए अपने पास 2 मॉडल है, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल। सबसे पहले कॉस्ट मॉडल में अपन किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, मैंने एग्जांपल लिया था, पीपी 10 लाख का है, 10 साल लाइफ है, 1 साल डेप्रिशिएट करोगे तो आपकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी, 9 लाख। कॉस्ट मॉडल में आप 9 लाख पे रखोगे ईयर के एंड पे। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होता तो क्या होता, सपोज मेरा डे 1 पीपी 10 लाख, ये कॉस्ट हो गई, बराबर। डेप्रिसिएशन कितना, 1 लाख रुपीज, कैरिंग अमाउंट कितना होगा, 9 लाख रुपीज, फेयर वैल्यू इज 12 lakhs. Now, if you compare your carrying amount and fair value, the difference is 3 lakhs. That is your revaluation gain. This gain will be booked and transferred to OCI, PP to revaluation gain, right? Under revaluation model, we carry our asset at fair value, right? सो मैंने 3 लाख का गेन बुक करा, सिंपल। अब द रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर और क्या डिस्कशन करना है अपने को। अच्छा, एक और चीज, जब आप रीवैल्यू करते हो तो आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 9 लाख से आपने बढ़ा के 12 लाख कर दिया, तो फ्यूचर में वेन एवर यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन, यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, दैट इज 12 lakhs, ठीक है, ध्यान रखना। वेरी गुड आंसर महिमा, वेरी गुड सचिन, वेरी गुड महक, वेरी गुड सद्दाम, वेरी गुड एताली, वेरी गुड, ठीक है। अब जब अपन बात करेंगे रीवैल्यूएशन मॉडल की, तो रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर अपने पास टोटल है 5 पॉइंट डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन, ये फेयर वैल्यू कितनी बार ढूंढेंगे। तो अगर असेट की वैल्यू में चेंजेस होता है वेरी वॉलेटाइल तो एनुअली, लेकिन अगर असेट के वैल्यू में चेंजेस इनसिग्निफिकेंट होते हैं तो 3 से 5 साल में एक बार आपको ढूंढना है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट, एक बार आप रीवैल्यू करोगे तो पुराने वाले डेप्रिसिएशन का क्या करना है, उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। तो इसको ट्रीट करने के अपने पास 2 तरीके होते हैं, या तो अपन उसको एलिमिनेट कर देंगे पुराने वाले डेप्रिसिएशन को, या फिर एलिमिनेट नहीं करना है। एलिमिनेट करेंगे तो ये एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, और गेन बुक करेंगे। एलिमिनेट नहीं करना है तो 3 स्टेप फॉलो करना है, फाइंड परसेंटेज गेन, उस गेन को अपन 2 अमाउंट के ऊपर अप्लाई करेंगे और एंट्री पास करेंगे। अब मैं जानता हूं मैंने जान उसके फटाफट बोला क्योंकि आपको इतना इजीली रिकॉल नहीं होगा, तो इसको रिकॉल करने के लिए अपन क्या करेंगे, फटाफट से वो एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो अपन ने क्लास में किया था। ध्यान दो इधर आके। सबसे पहले कॉस्ट 100 lakhs, सपोज आपने असेट को 2 साल तक यूज करा, तो आपने 2 साल तक डेप्रिशिएट किया रहेगा। जब से असेट लिया तब से लेकर जब तक यूज कर रहे हो उतने पूरे पीरियड का जो डेप्रिसिएशन होता है उसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब से असेट खरीदा तब से लेकर आज तक का डेप्रिसिएशन, ठीक है। कैरिंग अमाउंट 60 हो गए, फेयर वैल्यू मैंने 75 दे रखी है, तो गेन आ गया 15 का। द क्वेश्चन इज इस पुराने 40 का क्या करें, बराबर। तो इस पुराने 40 को ट्रीट करने के 2 मेथड है अपने पास, या तो एलिमिनेट कर देंगे, तो हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 40 टू ग्रॉस ब्लॉक, ग्रॉस ब्लॉक के अगेंस्ट इसको एलिमिनेट कर दिया, जो 100 था ना ग्रॉस ब्लॉक उसके अगेंस्ट एलिमिनेट कर दिया, और फिर गेन बुक कर लो, पीपी टू गेन 15-15। इससे हुआ क्या, इससे बैलेंस शीट में आपका ग्रॉस और नेट ब्लॉक दोनों 15, दोनों 60 पे दिख गया। गेन बुक किया 15 का, पीपी आपका आ गया 75 पे, सिंपल। अच्छा ठीक है, फिर आता है एलिमिनेट नहीं करना है डेप्रिसिएशन, तो क्या करें, तो 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला ढूंढोगे परसेंटेज गेन, गेन का अमाउंट डिवाइड बाय कैरिंग अमाउंट, 25% आया, इस 25% को 2 अमाउंट के ऊपर अप्लाई करना, आपके ग्रॉस ब्लॉक के ऊपर और आपके डेप्रिसिएशन के ऊपर। तो मैंने ग्रॉस ब्लॉक पर अप्लाई किया 25 आया, डेप्रिसिएशन पर अप्लाई किया 10 आया, दोनों को इतने अमाउंट से इंक्रीज कर देना। तो हम बोलेंगे ग्रॉस ब्लॉक 25, डेप्रिसिएशन 10, डिफरेंस विल बी 15। अब ऐसा किया क्यों समझाता हूं। आपका इससे नेट ब्लॉक कितना हो गया, 75 हो गया, बराबर। अब आप नोटिस करो, जब आपका नेट ब्लॉक 60 से 75 हो रहा है ना, जैसा ऊपर दिखाया था मैंने, जब आपका नेट ब्लॉक 60 से 75 हो रहा है तो आपको प्रोपोर्शनेटली ये दोनों को भी इंक्रीज करना है, क्योंकि आप इन दोनों को एलिमिनेट नहीं कर रहे हो, बराबर क्या। तो इसलिए
हम ये परसेंटेज निकालते हैं कि अगर नेट ब्लॉक 25% से बढ़ रहा है तो ग्रॉस और इसको भी उतना 25% से बढ़ाओ। तो अगर ये बढ़ा 60 का 75 ये हो गया ना, तो इनको भी आपने 25% से बढ़ाया, प्रोपोर्शनेटली बढ़ाया, इसलिए वो निकालते हैं, लॉजिक था, बाकी ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बराबर, ये था अपना दूसरा पॉइंट कि व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड डेप्रिसिएशन। उसके बाद तीसरा पॉइंट, ये जो भी रिवैल्यूएशन आप करोगे दिस शुड बी अप्लाइड टू एंटायर क्लास ऑफ असेट, मतलब जो भी असेट है सेम नेचर सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले, सेम क्लास, सिंगल क्लास पे सिंगल मॉडल चलेगा। बराबर, इसमें क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग को आप अलग अलग क्लास मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन गेन एंड लॉस ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। अगर आप जब भी रीवैल्यू करते हो तो गेन लॉस कहां जाएगा, तो सुनना स्टैंडर्ड क्या बोलता है। सबसे पहले वो बोलता है आप जिंदगी में फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कर रहे हो क्या, मैंने बोला हाँ फर्स्ट टाइम कर रहा हूं। पूछता है गेन आया क्या, मैंने बोला हाँ गेन आया, तो बोलता है ओसीआई एनआर में जाएगा। एनआर का लॉजिक मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया लॉस आया तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा ठीक है, अगर सब्सिक्वेंट रिवैल्यू किया और गेन आया तो ये डायरेक्टली ओसीआई नहीं बोलने का, देखना पहले क्या था, अभी गेन आया और पहले भी गेन था तो ये वाला गेन ओसीआई में ही जाएगा। लेकिन अभी गेन आया लेकिन पहले लॉस था, तो पहले इस वाले गेन को पुराने लॉस से एडजस्ट करो, मतलब पहले इस वाले गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस। अगर उसके ऊपर कोई गेन बचता है तो वो ओसीआई में जाएगा। बराबर, उसके अलावा अगर अभी लॉस आया और पहले भी लॉस था तो ये वाला लॉस प्रॉफिट एंड लॉस। अभी लॉस आया लेकिन पहले गेन था तो पहले इस लॉस को ओसीआई से एडजस्ट करो टू द एक्सटेंट ऑफ गेन। उसके ऊपर कोई लॉस बचा तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अगर आपको याद रहेगा तो आपने इसके लिए काफी सारे एग्जांपल्स भी कहता है, आई विल शो इट टू यू, दिखाता हूं, रुको। ये देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया, ठीक है, और मेरे को गेन आ गया 70 का, सब्सिक्वेंट में भी 20 का गेन आ गया, तो ये गेन ओसीआई में जाएगा। अच्छा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। सपोज अभी लॉस आया 100 का तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया फर्स्ट टाइम, बाद में मुझे गेन आया 130 का, तो पहले क्या था, पहले लॉस था, तो इस 130 में से पहले जितना लॉस अपन प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करेंगे, मतलब पहले ये 100 का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जो बैलेंस गेन है वो ओसीआई में जाएगा। ऐसा, आई होप सबको समझता है ये वाला पार्ट, ठीक है। एग्जांपल से अपने क्लियर हो जाता है। अब एक और चीज है कि ये ओसीआई एनआर में जाएगा, ठीक है। तो ओसीआई के मैंने जैसे बताया था शेड्यूल 3 के रिवीजन में 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है आर, एक होता है एनआर। अब ये फर्क क्या है इसके अंदर समझाता हूं मैं आपको। जैसे ना सपोज मैंने इधर एग्जांपल लिया है कि सपोज एक पीपी था, आपने फर्स्ट ईयर में गेन बुक किया तो गेन ओसीआई में गया, ओसीआई से अदर इक्विटी के सरप्लस में चला गया 30। सेकेंड ईयर में फिर 20 का गेन बुक किया तो आपका सरप्लस बढ़ गया, हो गया 50, क्योंकि अदर इक्विटी में जो सरप्लस है वो होता है क्यूमुलेटिव। थर्ड ईयर में फिर गेन बुक किया 10, फिर सरप्लस हो गया 60। अब आपने पीपी को या तो बेच दिया या फिर लाइफ खत्म हो गई। तो अगर वो आर होता ना आर, तो ये सरप्लस का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में होता रिक्लासिफाई। लेकिन अगर ये ओसीआई एनआर का होता तो ये सरप्लस का डायरेक्टली जितना भी बैलेंस है वो डायरेक्टली अदर इक्विटी में ट्रांसफर होता, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, तो वो डायरेक्टली आरई में ट्रांसफर होता। ये उसका लॉजिक है आर एनआर का, एकदम आसान भाषा में, खत्म हो गया, ठीक है। ध्यान रखना ये एनआर होता है, ओके। उसके बाद आगे ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ये जैसे अपना मैंने बताया ना, अदर इक्विटी का जो सरप्लस पड़ा है, ये जो सरप्लस बैलेंस पड़ा है, इसको आरई में कब ट्रांसफर करेंगे, तो एक केस तो आपको मैंने बता दिया, जब आपने पीपी को या तो बेच दिया या फिर उसकी लाइफ खत्म हो गई, तब आप पक्का पक्का ट्रांसफर कर देना, ये ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी यही है। एक केस आता है द केस ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, है ना। ये केस में कंपनी के पास ऑप्शन होता है, इस केस में कंपनी चाहे तो सरप्लस से निकालकर आरई में ट्रांसफर कर सकता है। बराबर, अब ये केस का मैंने नोटबुक में एग्जांपल आपको लिखा था, वो एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, देख लो, इधर आ जाओ। इन केस ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, ठीक है, जैसे अभी लाइफ है 10 साल, बराबर आपने 1 साल इसको यूज करा तो कैरिंग अमाउंट बच गया 9 लाख। अब आपने फेयर वैल्यू पे लेकर आए 12 लाख, तो गेन बुक किया 3 लाख रुपया, ठीक है। रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी, 12 लाख हो जाएगी, लाइफ 9 साल बची है। अब आफ्टर रीवैल्यूएशन आपका डेप कितना आ गया, 1.33। अब देखो, जब आपने रीवैल्यू नहीं करा था तो डेप कितना आ रहा था, 1। रीवैल्यू करने के बाद डेप कितना आ रहा है, 1.33, बराबर। तो ये जो एक्सेस डेप आ रहा है बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन, ये एक्सेस डेप आप चाहो तो सरप्लस से निकालकर आरई में ट्रांसफर कर सकते हो। मैं लॉजिक्स में नहीं घुस रहा हूं, मैं से रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। ये ऑप्शनल है, कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये ऑप्शन चूज करो या ना करो, प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन तो 1.33 ही बुक होगा हर साल, 1 मत बुक करना बेवकूफों की तरह। सबको समझ गया ये वाला पार्ट, यस, चलो ठीक है। तो ये हो गया डन, क्लियर है क्या, मजा आ गया एकदम ही। ये था अपना तीसरा पॉइंट विच वॉज मेजरमेंट वाला क्राइटेरिया, तो मेजरमेंट खत्म हो गया अपना।
उसके बाद अपना क्या आने वाला है, उसके बाद अपना आने वाला है कंपोनेंट अकाउंटिंग। ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट अकाउंटिंग? तो मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था कि सपोज मेरे पास एक मेजर प्लेन है, तो प्लेन की लाइफ सपोज 10 ईयर्स है, बट प्लेन का जो इंजन है उसकी लाइफ सिर्फ 5 ईयर्स है। तो जब एक असेट के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसकी लाइफ अलग अलग है, तो उस केस में अपने को हर एक कंपोनेंट को अलग अलग डिप्रिशिएट करना होता है। तो इसको भी अपन एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जेट था जिसका लाइफ 10 ईयर्स था। ठीक है, अब उसके इंजन का लाइफ सिर्फ 5 ईयर्स है, बाकी बॉडी का लाइफ 10 ईयर्स है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंजन का वैल्यू निकालकर उसको अलग से डिप्रिशिएट करना पड़ेगा, बराबर, और बॉडी का वैल्यू निकालकर उसको अलग से डिप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो ये मेरे इंजन का कॉस्ट, ये मेरे बॉडी का कॉस्ट। तो इस इंजन का क्योंकि लाइफ 5 साल है तो मैं उसको डिप्रिशिएट करूंगा ओनली फॉर 5 ईयर्स, और इस बॉडी का लाइफ 10 ईयर्स है तो मैं इसको डिप्रिशिएट करूंगा एज लाइफ 10 ईयर्स। तो ऐसा डिप्रिशिएट किया, वैल्यू निकाला। जब बैलेंस शीट में दिखाओगे तो इसको अलग अलग मत दिखाना, इंजन बॉडी ये साथ में दिखेगा प्राइवेट जेट के नाम से, बट इसकी वैल्यू निकालने के लिए डिप्रिशिएट आप अलग अलग करते हो। समझता है ये वाला पार्ट? परफेक्ट, ठीक है। उसके अलावा अब मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड किया था। एक्सटेंड करके क्या बोला था, अगर आप कोई भी मेजर कंपोनेंट रिप्लेस करते हो, वेन एवर यू रिप्लेस अ मेजर कंपोनेंट, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये इंजन ही रिप्लेस कर दिया, तो उस केस में क्या होगा। तो मैंने इधर एग्जांपल लिया था कि सपोज आपने नया इंजन रिप्लेस कर दिया, 24 लाख का नया इंजन लगाया, तो उस केस में आपका जो जेट का कैरिंग अमाउंट है उसमें नया वाला इंजन का वैल्यू तो ऐड हो जाएगा, लेकिन जो पुराने वाले इंजन का कैरिंग अमाउंट है 16 लाख, वो पुराने वाले इंजन का कैरिंग अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपको मिलेगी रिवाइज कैरिंग अमाउंट। फिर आप अकॉर्डिंगली यू विल डिप्रिशिएट द टू पार्ट्स। जो नया इंजन लाइफ 6 ईयर्स है यू विल डिप्रिशिएट बॉडी का लाइफ ऐसा, बराबर क्या। अच्छा, मैंने इधर थोड़ा डिटेल में जाके एंट्री भी समझाई थी कि जब आप नया इंजन लगाते हो तो नए इंजन की एंट्री क्या मारते हो, PP2 कैश बैंक। और क्योंकि पुराना इंजन स्क्रैप हो चुका है, अज्यूमिंग स्क्रैप वैल्यू नील है, तो आपके लिए पूरा नुकसान हो गया, वो तो सीधा प्रॉफिट लॉस में आता है वो सारा का सारा नुकसान, बराबर। वो डीप में होगा थोड़ा, बट अब अगर मैं कंपोनेंट अकाउंटिंग वापस से रिवाइज करवाऊं तो क्या बोलता है, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पीपी अलग अलग डिप्रिशिएट करने का। अच्छा, अगर सिग्निफिकेंट पार्ट्स का लाइफ सेम होता तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो साथ में डिप्रिशिएट कर देते। अगर आप कोई पार्ट रिप्लेस करते हो तो पुराना कैरिंग वैल्यू माइनस करने का, नया कैरिंग वैल्यू ऐड करने का। यहां तक क्लियर है सबको? अरे यस और नो? यस, परफेक्ट। चलो मैं 1 मिनट सांस ले लूँ, क्या थोड़ा पानी वानी पी लो, एक से पी लो सर, पी लेता हूं। परफेक्ट है, चलो बढ़िया। एक तो 2-3 टाइप के स्टूडेंट्स हमेशा आने वाले, सर ये रिकॉर्डेड रहेगा क्या, सर डिलीट तो नहीं करोगे ना, सर ये किताब डाल दो PDF में पूरी की पूरी, सर लेक्चर ही दे दो फ्री में पूरा का पूरा, सर एक काम करो किडनी भी दे दो पूरा का पूरा फ्री में। कोई बोलेगा सर एक काम करो आप जो पैसा कमा रहे हो वो भी ट्रांसफर कर दो, सर पैसा का पैसा पूरा का पूरा फ्री में। ये सब गाने मत गाओ भाई मेरे सामने, लेक्चर ये यूट्यूब पे रहने वाला है, बाकी सब चीज़ें इंप्लाइड है यार। हाँ, होता है कभी कभी, चालू जाते। हाँ चलो, एनीवेज आगे बढ़े क्या, तुम देखना कभी, तुम अभी रिप्लाई करोगे ना कभी, तुम देखना कोई हर 10 मिनट में कोई नया एक नया आएगा। हाँ, अकाउंट नंबर भेज दो, पेटीएम कर देते हैं सर, है ना। चलो एनीवेज आ जाओ, सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर्ड की बात कर लेते हैं। अगर आप एक बार पीपी खरीद लेते हो, अगर आप एक बार पीपी खरीद लेते हो और उसके बाद आप कोई खर्चा इंकर करते हो उस पीपी के ऊपर, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर। तो क्या किया जाए, अगर रिपेयर्स वाला खर्चा किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर कोई पार्ट रिप्लेस किया है, जैसे अभी आपने जस्ट देखा इंजन रिप्लेस कर दिया, तो वी विल अप्लाई कंपोनेंट अकाउंटिंग, नया वाला वैल्यू ऐड, पुराना वाला वैल्यू माइनस। इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल। सपोज गवर्नमेंट आपको बोलता है कि हर 5 साल में आपको इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा, तो ऐसे केस में वो इंस्पेक्शन का खर्चा अपन कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन इंस्पेक्शन वाले केस में एक चीज इनहेरेंटली अज्यूम्ड होती है कि डे 1 की टोटल कॉस्ट में आपका इंस्पेक्शन का खर्चा इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, बराबर का। देखो इधर आपको मैं एग्जांपल से वापस रिकॉल करवाता हूं। जैसा आपने लिया था कि गवर्नमेंट बोलता है कि लेट्स से आपको एवरी 5 ईयर्स में इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा, तो आप पहला इंस्पेक्शन कब करवाओगे, 5 साल के बाद। फर्स्ट डे पे तो नहीं करवाओगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट डे पे इंस्पेक्ट होके आया होगा, तो हमको बाय डिफॉल्ट मानना है कि फर्स्ट डे की जो प्राइस है उसमें इंस्पेक्शन वाला खर्चा इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो आप अलग करोगे। प्राइवेट जेट का लाइफ 20 ईयर्स है, लेकिन इंस्पेक्शन चलेगा सिर्फ 5 साल के तक, ठीक है। तो ये इंस्पेक्शन को डेप्रिशिएट करेंगे ओवर 5 ईयर्स, इसकी वैल्यू गिवन रहेगी आपको, और बाकी एसेट को वी विल डेप्रिशिएट ओवर 20 ईयर्स, सिंपल। तो डेप्रिशिएट करेंगे, कैरिंग अमाउंट आपको मिल जाएगा। और मैंने यार आपको लिखा भी रखा है कि इन केस ऑफ इंस्पेक्शन देयर इज एन इनहेरेंट असम्पशन दैट कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन इज इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ डे 1, दैट्स इट, खत्म। मतलब इन शॉर्ट इंस्पेक्शन के ऊपर भी आपको कंपोनेंट अकाउंटिंग अप्लाई करना है, आसान भाषा में, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके
इंडेस के मेजर पार्ट हो गए, अब जो बचा है वो सिंपल पार्ट बचा है, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला है लैंड एंड बिल्डिंग। वो बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपके बुक्स में है तो उसका वैल्यू अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि लैंड की लाइफ होती है इनफाइनाइट, जो डेप्रिशिएट नहीं होती है। बिल्डिंग की लाइफ होती है फाइनाइट, वो डेप्रिशिएट करनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ लैंड की लाइफ फाइनाइट हो सकती है, जैसे होती है ना बैरन लैंड वगैरह, तो वो डेप्रिशिएट कर देना, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं एप्लीकेबल, रियल लाइफ में हो सकता है। आगे 7 पॉइंट डेप्रिसिएशन है ना। डेप्रिसिएशन के अंदर 3 डिस्कशन है। सबसे पहला मेथड कौन सा रहेगा, SLM, WDV, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। ये यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जितना सपोज आपकी मशीन की कोई लाइफ नहीं है, कैपेसिटी है कि दैट योर मशीन कैन मैन्युफैक्चर 50,000 यूनिट्स, तो आप जितना यूनिट्स मैन्युफैक्चर करोगे उतना आप डेप्रिशिएट कर देना, ऐसा। तो वो होता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू इज इनअप्रोप्रिएट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आप जितना रेवेन्यू कमाओगे उतना आप डेप्रिशिएट करोगे, ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप रेवेन्यू कमाओ या मत कमाओ, असेट यूज तो हो चुका है ना, तो असेट के यूजेज के बेस पे वी विल डेप्रिशिएट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, ध्यान रखना, ठीक है। आगे डेप्रिसिएशन पीरियड कमेंस कब होता है, व्हेन द असेट इज अवेलेबल फॉर यूज, ये ध्यान रखना। बंद कब करना है, जब आपने असेट क्या कर दिया है, बेच दिया है या लाइफ खत्म हो चुकी है। ये पहला वाला पॉइंट जिसने 105 पढ़ा है उसको समझेगा कि अगर 105 में गया तो डेप्रिसिएशन स्टॉप्स, बट ठीक है, जिसको नहीं पता छोड़ दो। उसके बाद डेप्रिसिएशन अमाउंट, आपका मैक्सिमम डेप्रिसिएशन सिर्फ रेसिडुअल वैल्यू जितना हो सकता है। एग्जांपल लिया है, जैसे कॉस्ट 10 लाख है, आरवी 1 लाख है, तो डेप्रिसिएशन आपका हर साल कितना होगा, 10 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स, तो हर साल 90 होगा, और 10 साल तक इट विल बी 9 lakhs ओनली। यू वोंट डेप्रिशिएट योर रेसिडुअल वैल्यू। एक बार आपका कैरिंग अमाउंट आरवी तक पहुंच गया, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑल्सो स्टॉप्स, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरवी। आरवी का मतलब होता है असेट के लाइफ के एंड पे जो आपको पैसा मिलेगा वो, उसके बाद यूजफुल लाइफ, जितने साल तक आपको असेट बेनिफिट देगा वो। अब इसमें मैंने एग्जांपल लिया था, सपोज मेरे पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, ये वाला। अब है ना रिलेशनशिप में हूं मैं, तो नॉर्मल आदमी का मोबाइल फोन 5 साल चलता है, लेकिन क्योंकि आई एम इन रिलेशनशिप तो अपन झगड़े में फोन फेंक देते हैं, तो मेरा फोन चलेगा 3 साल तक। तो उस केस में हाउ शुड आई डेप्रिशिएट माय फोन, 5 years और 3 years। तो मैंने बताया था जितने साल तक आपको असेट बेनिफिट देगा उतने साल में डेप्रिशिएट करना, तो मेरे केस में इट विल बी 3 years। देखो जो क्लास में बैठे थे उनको एग्जाम्पल भी याद है ना एताली, चलो बढ़िया। आगे एनुअल रिव्यू। एनुअल रिव्यू एज पर इंड AS 8 बोलता है डेप्रिसिएशन मेथड, आरवी और यूजफुल लाइफ, ये तीनों आपको हर ईयर के एंड पे रिव्यू करना है, बिकॉज ये एस्टीमेट है, और चेंज हुआ तो उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलकर। उसके अलावा इंपेयरमेंट की बात हम 36 के अंदर करेंगे। डी रिकग्निशन की बात करता है, इसका मतलब होता है असेट को बाहर करना। असेट को हम बाहर कब करेंगे, व्हेन द असेट इज डिस्पोज्ड ऑफ, या फिर उसकी लाइफ हो गई खत्म। अब इसमें एक और चीज का इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप बेचते हो तो गेन लॉस हो सकता है, गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन अगर गेन हुआ तो गेन को रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनाने का, उसको अदर इनकम में ट्रांसफर करने का, बराबर। उसका अपन ने डिस्कशन यहां किया हुआ है कि जैसे मेरा कैरिंग अमाउंट 60 था, बेचा कैरिंग अमाउंट 50 था, बेचा 60 में, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। ये 10,000 का जो प्रॉफिट है वो मेरे अदर इनकम में जाएगा, ध्यान रखना। लॉस हुआ तो अदर एक्सपेंस में जाना चाहिए, सिंपल। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट में क्या बोलता है, चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमिशनिंग साइट रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज, बराबर। अगर 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 आपके डीकमिशनिंग के एस्टीमेट में कोई चेंज होता है, ये चेंज अनवाइंडिंग की वजह से नहीं है, या आपका ओरिजिनल एस्टीमेट था वही चेंज हो गया, तो अगर ऐसा कोई चेंज हुआ है आपके एस्टीमेट में तो उसका इफेक्ट क्या देना है, तो वो बोलता है सबसे पहले ये देखो असेट कौन से मॉडल पे था। अगर असेट कॉस्ट मॉडल पे था तो ये जो भी डीकमिशनिंग का चेंज है उसको कॉस्ट से एडजस्ट कर देना, लेकिन अगर असेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे था तो ये जो भी डीकमिशनिंग का चेंज है उसको एडजस्ट करना फ्रॉम रीवैल्यूएशन गेन एंड लॉस, सिंपल। अब ये सर एंट्री मार के बताओ, एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपका जो चेंज हुआ उसकी वजह से आपका डीकमिशनिंग बढ़ गया, तो डीकमिशनिंग बढ़ गया मतलब हो गया आपका प्रोविजन इंक्रीज, तो बोलेंगे टू प्रोविजन डेबिट क्या करे पीपी, ऐसा, बराबर। अच्छा इस केस में बात करते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल में। सपोज मेरा प्रोविजन गिर रहा है, माय प्रोविजन डिक्रीजिंग, तो प्रोविजन गिराना है, लायबिलिटी कम करना, डेबिट करना पड़ेगा, तो बोलूंगा प्रोविजन अकाउंट डेबिट, बराबर। टू क्या करूं, क्योंकि अब क्रेडिट में आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो बोलेंगे टू रीवैल्यूएशन गेन इन केस वेयर द एसेट इज एट रीवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा ये गेन कहां जाएगा, तो देखना पड़ेगा पहले क्या था, अभी गेन और पहले भी गेन, तो ये वाला गेन ओसीआई है, अभी गेन तो पहले लॉस, तो ये वाला गेन टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इफ एनी ओसीआई, ऐसा करके, बराबर, ठीक है। चलो तो आई होप आपको समझ जाता है। इसी के साथ अपना 16 के सारे कंसेप्ट क्या हो जाते, गोवा गॉन, बराबर। अगेन आपको बता दूं मैं, रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज, बराबर, तो अंडरस्टैंड मत करना है सब चीजों को, डन। अब सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से काम होता है क्या रे मुन्ना, ना, क्या पढ़ना होता है, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करेंगे कुछ, आ जाओ। तो जो एलडीआर क्वेश्चन है वो आपको उसकी मार्किंग भी मिलते हुए चलेगी और अपन उसको डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। तो सबसे पहला जो एलडीआर क्वेश्चन आपके सामने आता है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है। अच्छा और मैं
फटाफट फटाफट, पता है रिवाइज क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि जितना मेरा छोटा रिवीजन लेक्चर बनेगा उतना कम समय में आपका एफआर रिवाइज होएगा। सपोज मैंने सारे रिवीजन लेक्चर डाल दिए और 20 से 25 आवर्स में अलॉन्ग विद क्वेश्चन पूरा रिवीजन करवा दिया, तो आपको पता है कि आपको एफआर रिवाइज करने में 20-25 आवर्स लगेंगे। प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना 50 घंटे की, 75 घंटे में एफआर रेडी। बताओ, चलो आ जाओ। हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 8। सबसे पहला इस क्वेश्चन में क्या था, बोलता है एक मशीन है 1 करोड़ की और डे 1 पे कोई बाइफर्केशन नहीं है कंपोनेंट्स का, बिकॉज सबकी लाइफ शायद सेम होगी। 6th ईयर के एंड पे अपन एक टरबाइन को रिप्लेस कर दिया है, बराबर इतना सा बोलता है। अब इसका क्या करें, तो अपने को पता है इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको दिखाता हूं मैं। सबसे पहले मैं आ जाऊं क्या क्वेश्चन के ऊपर। मेरे को क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है। मेरे ख्याल से नीचे ही होगा वो। ये रहा, मिल गया मिल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, जैसे मेरे असेट था 1 करोड़ रुपए का, बराबर लाइफ 10 साल है, तो पहले 6 साल के एंड पे रिप्लेसमेंट किया है। कंपोनेंट अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन है, तो 6 साल डिप्रिशिएट करो, 6th ईयर के एंड पे आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब आपने टरबाइन नया लगाया है तो नया टरबाइन का वैल्यू ऐड कर दो। प्रॉब्लम है जब अपन कंपोनेंट रिप्लेस करते हैं तो नया वैल्यू ऐड तो करते हैं लेकिन पुराना वाला माइनस करते हैं। प्रॉब्लम है पुराना वाला वैल्यू था ही नहीं आपके पास, तो आपने इसको ढूंढा, कैसे ढूंढा, गिवन नहीं है वो, तो यहां अजम्पशन लेके ढूंढना पड़ता है। क्या अजम्पशन लेंगे, अगर कोई चीज 6 साल के बाद 45 की पड़ रही है तो वो डे 1 पे कितने की होगी, तो अगर आज 45 की है तो 6 साल पहले कितनी होगी, 6 साल का प्रेजेंट वैल्यू वो निकाला। यह भी डे 1 की वैल्यू आई, इसको आप 6 साल से करो डिप्रिशिएट, ये मान के कि इसकी लाइफ भी 10 साल होगी, डिप्रिशिएट का 6 साल से आपको मिला कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड टरबाइन एट द एंड ऑफ 6th ईयर। ये वैल्यू आपको क्या करनी है, माइनस करनी है। बस ये ढूंढने का ही जो चीज है वही इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन में, बाकी पूरा क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अच्छा, एडिशन 5 में एक आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 रहेगा, वो डिलीट हो चुका है, हाँ ध्यान रखना। एडिशन 5 में क्वेश्चन नंबर 10 है, वो डिलीट हो चुका है, ऐसे ने नए मटेरियल में डिलीट कर दिया उसको, तो अकॉर्डिंगली एडिशन 5 के ये जो नंबरिंग होगी, जैसे अभी ये क्वेश्चन नंबर 10 है इस बुक में, तो आपके एडिशन 5 में क्वेश्चन नंबर वो शायद 11 होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 12, जो एडिशन 5 में इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिखेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखना। दिस इज बवाल एलडीआर। मैं जानबूझ के एडिशन 5 का रेफरेंस ले रहा हूं क्योंकि आपके पास तो एडिशन 5 होगी मैक्सिमम लोगों के पास, तो मुझे ये वैसा फील नहीं करवाना है कि नई किताब खरीदे क्या, सर नई किताब नहीं खरीदनी, आपको पैसा क्यों वेस्ट करो फालतू का। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 है ये आपके लिए, तो मैं आपको मार्किंग दे रहा हूं ना, चिंता मत करो। ठीक है, अब इसमें क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने पास एक लैंड थी, हमने बोला इस पर काम करेंगे और इसमें हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो कुछ खर्चे दिए, जैसे लेवलिंग ऑफ लैंड कैपिटलाइज करना पड़ेगा, परचेज ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन कैपिटलाइज करना पड़ेगा, जो इंप्लॉय कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है जितने महीने इन्वॉल्व है उतना कैपिटलाइज करेंगे। अब आपको नीचे बताया गया है कि 7 महीने काम चला है, तो 7 महीने का जो खर्चा है वो कैपिटलाइज करेंगे। ओवरहेड वाले डायरेक्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे। अब जो ओवरहेड एलोकेटेड रहते हैं यूजिंग जनरल ओवरहेड्स एलोकेशन मॉडल, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। कार पार्किंग की इनकम कंसेप्ट पढ़ाते समय बताई थी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, बराबर। इंप्लॉयज को रिलोकेट किया, इंप्लॉयज को यहां से उठा के वहां ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी, राहुल गांधी जी आ गए रिबन काटने को, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बराबर। उसके अलावा इधर एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है आपको कि यहां हमारे पास जो भी बिल्डिंग बनेगी उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा रूफ जिसका लाइफ 20 ईयर्स होगा, और बाकी फैक्ट्री उसका लाइफ कितना होगा, 40 ईयर्स। रूफ होगा 30% ऑफ द टोटल स्पेस और बाकी 70% आपकी फैक्ट्री होगी, तो यू विल बेसिकली हैव टू अप्लाई कंपोनेंट अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद आपको यहां जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर आप यहां पढ़ोगे तो यहां आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है डी कमीशनिंग का। ठीक है, वो बोला हुआ है डी कमीशनिंग है, तो हम इसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले लेंगे। उसके बाद यहां जो इन्फॉर्मेशन दिया वो इंडेक्स 23 बोरिंग कॉस्ट का दिया हुआ है, किसको बोरिंग कॉस्ट आता है तो समझ जाएगा, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोरिंग कॉस्ट पढ़ने के बाद आपको समझ जाएगा। अब आपको बोलता है कैरिंग अमाउंट निकालो बैलेंस फैक्ट्री का ईयर एंड पे। आपकी फैक्ट्री रेडी हुई थी 30 नवंबर को, लेकिन वैल्यू ईयर एंड की पूछ रहा है, तो रेडी होने से लेकर ईयर एंड तक आपको 4 महीने का डिप्रिशिएशन में निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का भी आपको सोल्यूशन आपको रिवाइज करवाता हूं मैं कैसा है। तो अपन ने पहले सारे खर्चे क्या कर लिए, सारे खर्चे निकाल लिए, अपने को टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मिल गया। ठीक है, अब इस फैक्ट्री के कितने कंपोनेंट थे, तो आप बोलोगे 2 कंपोनेंट थे, रूफ और फैक्ट्री। द आंसर इज रॉन्ग, इसके 3 कंपोनेंट थे। पहला लैंड, याद है लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना रहे, तो लैंड की वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, तो लैंड की लाइफ इज इनफाइनाइट, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा।
बचा हुआ जो है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के दो कंपोनेंट, रूफ एंड फैक्ट्री, 70% फैक्ट्री और 30% रूफ। इसकी लाइफ 20 ईयर्स, तो 4 महीने का जो डेप है वो 20 ईयर्स मान के निकालना। इसका लाइफ 40 ईयर्स, तो जो 4 महीने का डेप है वो 40 ईयर्स मान के निकालना। अकॉर्डिंगली यू विल गेट टोटल डिप्रिसिएशन। 30 नवंबर की वैल्यू में 4 महीने का डेप माइनस कर दोगे तो आपको ईयर एंड की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 रिवाइज हो गया। ठीक है, डन। आगे बढ़ जाएंगे। फिर आएगा अपना इलस्ट्रेशन नंबर 13, है ना, 13 आएगा इलस्ट्रेशन नंबर। अब ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, जो आपके एडिशन 5 का इलस्ट्रेशन 14 होगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो क्या बोलता है ये चीज, ध्यान से देखना। वो बोलता है अपने पास एक पीपी था जिसका कॉस्ट 100 मिलियन था, बराबर। पीपी कॉस्टिंग 100 मिलियन, जिसका यूजफुल लाइफ कितना है 10 ईयर्स। ओके। अब वो बोलता है डीकमिशनिंग का खर्चा इंकर करना है 5 मिलियन का, लेकिन 10 साल के बाद, डिस्काउंटेड 8%। तो अपन तो इसको कॉस्ट में ऐड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी एंड डीकमिशनिंग अज्यूमिंग नो चेंज इन द एस्टीमेट। आपको डीकमिशनिंग का भी वैल्यू चाहिए हर साल के एंड का, और कैरिंग अमाउंट भी चाहिए हर साल के एंड का। तो इसको मैं भी कैसे कंप्यूट करूंगा, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे अपन ने कंप्यूट किया था इसको। सबसे लास्ट में अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको याद रहेगा तो ये रहा अपना ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपना ये 100 मिलियन था कॉस्ट, ठीक है। 2.32 अपना आता है प्रेजेंट वैल्यू, ये आ गया वैल्यू। अपन मशीन को इस पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब बोलता है एवरी ईयर के एंड पे कैरिंग अमाउंट चाहिए, तो माइनस करो डेप्रिसिएशन मिलेगा क्लोजिंग, ऐसा माइनस करो डेप्रिसिएशन मिलेगा क्लोजिंग। ठीक है, ये अपन ने पूरे 10 साल का किया। केस ए में बोलता है देयर इज नो चेंज इन द एस्टीमेट ऑफ डीकमिशनिंग। सेकेंड है वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डीकमिशनिंग की वैल्यू क्या रहेगी, तो अनवाइंडिंग करने के बाद हर साल के एंड की वैल्यू देनी है। ओपनिंग, अनवाइंडिंग, क्लोजिंग, ये यहां आएगा, ये अनवाइंडिंग क्लोजिंग, ये यहां आएगा, अनवाइंडिंग क्लोजिंग, ऐसा ऐसे 10 साल का आपको वैल्यू निकाल कर देना है। ये केस ए है, नो चेंज इन द एस्टीमेट ऑफ डीकमिशनिंग, पहला चीज। दूसरा आएगा केस एट द एंड ऑफ 4th ईयर। क्वेश्चन में बोलता है 4th ईयर के एंड पे ऐसा मान लो कि 5 मिलियन के बदले 8 मिलियन इंकर करना है। अपने को लगा था ना डे 1 पे कि 10 ईयर्स के बाद 5 मिलियन इंकर करेंगे ना, वो बोलता है 10 ईयर्स के बाद 5 नहीं, 10 ईयर्स के बाद 8 मिलियन इंकर करना है। ये कब मालूम पड़ा, 4th ईयर के एंड पे मालूम पड़ा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो अपने 10th ईयर की इन्फॉर्मेशन है, मिली कब 4th ईयर के एंड पे। तो पहले इसको 4th ईयर की प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आओ। 10th ईयर की वैल्यू को 4th ईयर की प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, 4th ईयर के एंड की वैल्यू पे लाना है, तो 6 साल से डिस्काउंट करना पड़ता है। तो 6 साल से डिस्काउंट करा मैंने, बराबर। तो न्यू प्रेजेंट वैल्यू मिली 5.04, ये न्यू प्रेजेंट वैल्यू है। अब इसको कंपेयर करो आपकी 4th ईयर के एंड की ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू से, वो कहां से मिलेगी, ऊपर आपने टेबल बनाया ना, वहां से मिलेगी। ये मेरी थी ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू 4th ईयर के एंड पे 3.16, वो 3.16 से बढ़कर 5.04 हो चुका है। मतलब बोलो देयर इज इंक्रीज इन प्रोविजन, तो इतने से इंक्रीज हो रहा है। अब इसका इफेक्ट कहां दे, तो देखना पड़ेगा असेट कौन से मॉडल पे है। तो मैं कह रहा हूं असेट कॉस्ट मॉडल पे क्वेश्चन में बोला गया है, तो अगर वो कॉस्ट मॉडल पे है तो कॉस्ट एडजस्ट करना है, तो प्रोविजन और डेबिट कर देना, डी कमिश्निंग, कहानी हो गई खत्म। इतना बढ़िया तरीके से आपने समझ के लिया था, और बस आपको बाकी सारे कंप्यूटेशन करके इनको देने हैं कि अभी मेरा कैरिंग अमाउंट भी चेंज होगा फ्रॉम 5th ईयर ऑनवर्ड्स, और ये भी चेंज होगा फ्रॉम 5th ईयर ऑनवर्ड्स, ऐसा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 था फिलहाल के लिए, ठीक है। चलो मैं थोड़ा जगह पे आ जाता हूँ क्वेश्चन के, रुको रुको रुको। ठीक है, चलो आगे बढ़ू, आगे बढ़ जाते हैं सर। ये 13 था मेरे लिए इंपॉर्टेंट, जो एडिशन 5 का क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। मजा आ गया बोलता अरशद, क्या बात है अरशद। उसके बाद अपन आएंगे सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 18। आप घर पे सिर्फ ट्राई कर लेना, सिंपल सा है। मेन आता है इलस्ट्रेशन नंबर 19, ठीक है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या बोलता है सुनना। सबसे पहले बोलता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, लाइफ 40 ईयर्स थी, और उसका वैल्यू था 1,20,000, और बोलता है कि डीकमिशनिंग का 10,000 हमने इसमें इंक्लूड करके रखा था। तो मैंने बोला ठीक है, इंक्लूडेड था तो बहुत बढ़िया। फिर बोलता है कि आफ्टर 3 ईयर्स 31 मार्च 14 को हम इसका फेयर वैल्यूएशन करेंगे 3 साल के बाद। तो पहले आप कैरिंग अमाउंट लेकर आओ 3 साल तक की, तो मैं दिखाता हूं मैंने कैसे किया था इसको, रुको। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो अपन ने 1,20,000 लिखा, मैंने बोल दिया 10,000 इंक्लूडेड है, 3 साल डिप्रिशिएट कर दिया, कैरिंग अमाउंट मिल गई। अब अपने को इस दिन का फेयर वैल्यू दिया हुआ था 1,15,000, लेकिन वो बोलता है फेयर वैल्यू में डी कमिश्निंग का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। अब ये भेदभाव हो गया, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट में डी कमिश्निंग वॉज इंक्लूडेड, लेकिन फेयर वैल्यू में इंक्लूडेड नहीं था, तो हमको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। कितना इंक्लूड किया, 11,600। अब आप बोलोगे सर 10,000 इंक्लूड करना चाहिए ना, नहीं,
इस दिन पे हम निकाल रहे हैं फेयर वैल्यू, तो इस दिन का डीकमिशनिंग का वैल्यू लेंगे। ऐसे ना वैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में। 10,000 में जब 3 साल का अनवाइंडिंग करोगे तो आएगा 11,576 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11,600। तो वो हमने ऐड किया, कंपेयर करा तो गेन आ गया, गेन गया ओसीआई के अंदर। तो मैंने आपको पूरा बैलेंस शीट के थ्रू समझाया कि मेरा पीपी बढ़ जाएगा, अदर इक्विटी में सरप्लस दिखेगा और प्रोविजन हो जाएगा 11,600 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बोलता है एक साल के बाद 14 से गया 15 में, और 15 में जाके बोलता है कि डी कमीशनिंग के एस्टीमेट में चेंज हो गया 5,000 रुपए से। डायरेक्टली बता दिया 5,000 से गिर रहा है वो। ठीक है, तो मैं पहले एक साल बाद आना पड़ेगा, तो पहले मुझे एक साल डिप्रिशिएट करना पड़ा। मैं आया एक साल के बाद, बराबर यहां एक साल अनवाइंडिंग करना पड़ा, आया एक साल के बाद। अब बोलता है कि 5,000 से गिर गया, तो गिर गया तो गिर गया, तो डिक्रीज की एंट्री क्या रहेगी? सबसे पहले असेट है रीवैल्यूएशन मॉडल पे, बिकॉज अपन ने फेयर वैल्यूएशन परफॉर्म किया था। तो प्रोविजन गिरा तो बोलेंगे प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन गेन 5,000 बराबर। प्रोविजन डेबिट कर दिया, गेन आपका चला गया ओसीआई एनआर के अंदर, बराबर। ठीक है, अब ये ओसीआई एनआर में क्यों गया? अभी गेन आया, और याद करो पिछले साल भी गेन ही आया था, तो ये वाला गेन भी ओसीआई में जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये चेंज हो गया और गेन बढ़ गया। ठीक है, इसका इंपैक्ट मेरे कॉस्ट पे कुछ आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि असेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे था, कॉस्ट मॉडल पे नहीं। अब बोलता है क्योंकि ये सब कारनामा किया तो वापस से फेयर वैल्यूएशन परफॉर्म करो। अब वो फेयर वैल्यू अगेन आपको एक्सक्लूडिंग डीकमिशनिंग दिया, तो मुझे वापस से फेयर वैल्यूएशन परफॉर्म करना है। तो कैसे करूंगा? 1,07,000 प्लस जो डीकमिशनिंग का अमाउंट है वो ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको अगेन यहाँ अभी लॉस आ गया, पहले 2 बार गेन आया था और अभी लॉस आया। तो मैं बोलूं पहले के मेरे को जो गेन आया था, पहले मुझे 15,600 का गेन आया और फिर 5,000 का गेन आया, 20,000 का गेन पड़ा अप्रोक्सीमेटली, और लॉस सिर्फ 9,000 के आसपास का आया है। तो मैं बोलूं इस लॉस को अपन ओसीआई से एडजस्ट करेंगे क्योंकि गेन बहुत सारा पड़ा है, बस उसका मैंने आपको एक्सट्रैक्ट बना के दे दिया। मेरा पीपी इतना बचेगा, अदर इक्विटी में सरप्लस इतना और प्रोविजन इतना, सिंपल क्लियर। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 19, मजा आ गया। एलडीआर क्वेश्चन है, करके जाना। इंडेक्स 16 मैं बता दूं, इंडेक्स 16 एक ऐसा इंडेक्स है नवंबर 23 में आएगा ही आएगा, आप लिख कर ले लो मेरे से। नवंबर 23 में, नवंबर ना सॉरी मई 23 में, 1 मई 1:45 तुमको इंडेक्स 16 दिखने वाला है, लिख कर ले लो मेरे से तुम। ठीक है, चलो उसके बाद और कौन से काम के क्वेश्चंस है? हाँ, उसके बाद है ये इलस्ट्रेशन नंबर 23। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी, ये एडिशन 5 में भी इलस्ट्रेशन 23 ही है। एडिशन 5 में भी इलस्ट्रेशन 23 ही है। ठीक है, अब वो क्या है सुनना, ये इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल है। आपको पता है मैंने बताया था पुराने डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट रहना चाहिए, तो आपने मतलब 2 ट्रीटमेंट है, या तो एलिमिनेट करेंगे एलिमिनेट नहीं करेंगे। जो मैंने नंबर्स लिए थे ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर्स ही है, बराबर, यहाँ से डबल है नंबर्स। तो अपन ने वो एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट ये एलडीआर क्वेश्चन है, मार्क जरूर कर लेना। वो हो चुका तो वापस क्यों टाइम वेस्ट करें इसके ऊपर। उसके बाद अपना आता है इलस्ट्रेशन नंबर 25। एडिशन 5 में भी 25 है, ये ध्यान रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना पिद्दी सा क्वेश्चन है लेकिन नाक में तुम्हारे दम कर सकता है ऐसा क्वेश्चन है। सुनना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। बोलता है सबसे पहले असेट खरीदा 30 लाख का, 5 साल के बाद वैल्यू हो गई 17.5। क्वेश्चन की खास बात यह है कि आपको लाइफ बताई नहीं असेट की कितनी थी, ढूंढनी पड़ती है। अब सर हम ढूंढ के कैसे निकालेंगे इसको, मैं सिखाता हूं आपको, रुको। ये रहा, तो अपना ये पता है कि हमने खरीदा था 1 अप्रैल 1 को और 16 तक यूज किया, तो यहां से वैल्यू यहां हो गई। मतलब 5 साल में आपका असेट कितना डिप्रिशिएट हुआ है? 12.5 डिप्रिशिएट हुआ है। तो पर एनम का डेप्थ कितना आया? 2.5। तो अकॉर्डिंगली आपने निकाली यूजफुल लाइफ 30 डिवाइड बाय 2.5 दैट इज इक्वल टू 12, बराबर। क्या ध्यान रखना, रिवर्स कैलकुलेशन मारना पड़ेगा। ये हो गया। अब होता क्या है, वो बोलता है कि अपवर्ड रिवॉल्यूशन करना है 10% का 1 अप्रैल 16 को। इस क्वेश्चन में लेजर मांगा है, तो पहले मैंने 1 से लेकर 16 तक मैं आया, 1 से लेकर मैं 16 तक आया। इस दिन पे अपवर्ड रिवैल्यू क्या? 10% है, तो 10% से अपवर्ड रिवैल्यू क्या? गेन गया ओसीआई के अंदर, बराबर। कैसे अपवर्ड रिवैल्यूएशन? इसका 10% है। आपका जो फ्यूचर डिप्रिसिएशन है अब वो इस अमाउंट पे कंप्यूट होएगा, रिवाइज्ड अमाउंट के ऊपर, तो वो निकाला मैंने। ठीक है, ये कारनामा 2 साल तक चला, 2 साल तक चला ये कारनामा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कंपनी हैज अवेल्ड द ऑप्शन गिवन बाय इंड एस ऑफ ट्रांसफरिंग सम सरप्लस एज द असेट इज यूज्ड बाय द एंटरप्राइज। जब वो ऐसा कहता है तो बेसिकली उसके बोलने का मतलब है कि वो एक्सेस डेप्रिसिएशन का जो ऑप्शन था ना, कि हम एक्सेस डेप्रिसिएशन जितना बैलेंस सरप्लस से निकलकर आरई में ट्रांसफर करेंगे, वो उसने चूज किया है। ये इंपॉर्टेंट है, बराबर। अपवर्ड रिवैल्यू किया, ये ऑप्शन भी चूज किया। फिर 8 को 6 से 8 मतलब 2 साल के बाद डाउनवर्ड रिवैल्यू किया। ठीक है, तो डाउनवर्ड रिवैल्यू किया तो 1 साल पहले डिप्रिशिएट किया, 2 साल डिप्रिशिएट किया, फिर कर दिया डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देना डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की। आपको इतना लॉस आता है 2,06,250 का। अब
अभी लॉस आया, पहले क्या था, पहले गेन था, तो पहले कितना गेन था, पहले अपने को 1.75 का गेन आया था, तो आप बोलोगे टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस गेन, ओसीआई, बैलेंस जो लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन आपका भले गेन 175 आया था, लेकिन क्योंकि आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन वाला मेथड चूज किया है, तो 175 में से आपने 2 साल का 50,000 एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिवर्स कर दिया था, तो आपके सरप्लस में बैलेंस से 125 बचा था। तो आउट ऑफ दिस लॉस सिर्फ 125 जितना लॉस जाएगा ओसीआई में, बैलेंस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बराबर। और लाइफ बताइए क्वेश्चन में रिवाइज हो गई है, तो आपका डेप्रिसिएशन विल आल्सो चेंज प्रोस्पेक्टिवली, ध्यान रखना। तो हमने वही किया था इस क्वेश्चन के अंदर, हमने पूरा वो रिवैल्यूएशन लॉस निकाला, इतना ओसीआई इतना प्रॉफिट एंड लॉस, डेप भी निकाला, फिर एक और साल आपने डेप्रिशिएट किया, फिर वो बोलता है अल्टीमेटली हमने उसको बेच दिया, तो बस आपका ओपनिंग इतना था, इतना डेप्रिशिएट किया, इतने में बेचा, तो बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट एंड सेल हो गया। ध्यान रखना ये क्वेश्चन, मतलब मैं जब क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूं, तो रिवीजन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्फ सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, ये तो वो है कि हाँ सर आप बता रहे हो तो हमको रिकॉल हो रहा है, चलो हम मिस्टेक एग्जाम में नहीं करेंगे, हाँ सर अभी खुद करेंगे जल्दी हो जाएगा। वो होता है ना कि 20 मिनट वाले क्वेश्चन को हम 15 मिनट में कर लेंगे अभी, क्योंकि याद है सर ने ऐसा रिवाइज करवाया था, उसलिए काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, लेकिन इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 25 डन 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 डन। फिर अपन आएंगे ये वाला क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोलता है ध्यान से सुनना। इसके अंदर एक्सट्रैक्ट बना के देना था अपने को। वो बोलता है हमारे पास सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं, प्रोडक्शन लाइन, ठीक है, तो ये खर्चा हम कैपिटलाइज करेंगे। रिकवरेबल जीएसटी है, रिकवरेबल खर्चा कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता है। उसके बाद इंप्लॉय कॉस्ट है 3 महीने का दिया हुआ है, लेकिन आगे जाके तुमको मालूम पड़ेगा कंस्ट्रक्शन से 2 महीना चला है, तो इसमें से तो 2 महीने का आप कैपिटलाइज करोगे, बाकी 1 महीने का आप एक्सपेंस आउट करोगे। उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट दिया हुआ है डायरेक्ट वाला 900 रुपया, लेकिन नीचे बोला है कि इसमें से 300 एबनॉर्मल कॉस्ट है, तो 600 ही कैपिटलाइज करेंगे, 300 एक्सपेंस आउट होएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन को लेकर कुछ पेमेंट किया तो कैपिटलाइज, डिसमेंटलिंग है, इसका प्रेजेंट वैल्यू अपन करेंगे कैपिटलाइज, ध्यान रखना, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है। फिर नीचे बोला है कि हर 4 साल में इंस्पेक्शन करवाना है। मैं मान के चलूंगा कि जो 4 साल में इंस्पेक्शन करवाना है उतना अमाउंट डे 1 के खर्चे में ऑलरेडी इट इज इंक्लूडेड, तो आई विल हैव टू अप्लाई कंपोनेंट अकाउंटिंग। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दिखाता हूं मैं आपको। सॉल्व करने के लिए हमने पहले टोटल कॉस्ट निकाल ली, ये आई 31 मई की कॉस्ट, क्योंकि 2 महीना लगा बनने में। इंस्पेक्शन का खर्चा 3000, बाकी बैलेंस। ये इंस्पेक्शन का लाइफ से 4 साल मानेंगे, क्योंकि वो 4 साल में इंस्पेक्ट करवाना है, बाकी का लाइफ 8 साल। यू विल डेप्रिशिएट, वैल्यू आपको मिलेगा ईयर के एंड का। एक्सट्रैक्ट मांगा था, एक्सट्रैक्ट बना के दे देना। एक्सट्रैक्ट में एक और चीज आएगी, वो है प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। अब प्रेजेंट वैल्यू पता है कितना डीकमिशनिंग का, 1360, बट ये प्रेजेंट वैल्यू कब का है, ये 31 मई का है। आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ईयर के एंड का मांगा है, तो आपको 10 महीने का जो इंटरेस्ट है वो अनवाइंड करके देना पड़ेगा, तो 10 महीने का अनवाइडेड इंटरेस्ट इतना आता है, वो भूलना मत, ये भूलोगे। उसके अलावा इसका सेकंड इंपैक्ट प्रॉफिट लॉस में जाएगा, आप ये भी भूलोगे, बस बाकी सब आप कर लोगे, बाकी सब में आपको चिंता नहीं है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद लेट मी सी, ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये नहीं करना, ठीक है। सुनो ना, कह दूं क्या तुमसे, पक्का कह दूं क्या, निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा, नहीं 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 सर, निमोड़ा नहीं था सर, एक सेकंड सर, निमोड़ा नहीं था सर। ये डोला रे डोला, ना ना सर, डोला डोला नहीं था सर, नहीं रुको। सर से मोरी चुनरी जाए, सरक सरक सरक। भाई साहब, स्केड्यूल 3 का बेसिक आइडिया, इंडेस 1 और इंडेस 16 आपके लिए मैंने सरका दिया है, ठीक है। ध्यान रखना, इसका जो चार्ट्स है मैं कल सुबह तक टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आज मुझे बख्श देना, आज मैं सोने जा रहा हूं अभी, ठीक है। कल सुबह तक मैं इसका चार्ट जो है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, रिवाइज करते हुए चलना, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड ये जो खास बात पता है क्या है, खास बात ये है एडिशनल क्वेश्चन की शीट जैन में आएगी, जैन फर्स्ट वीक में डाल दूंगा मैं। उसके अलावा ये 3 इंडेस का जो रिवीजन लेक्चर है ये आपके लिए परमानेंटली सेव हो गया, तो कल को आपको कभी 1 महीने बाद लगता है कि मेरे को वापस से सर वो रिवीजन सुनना है, स्टोर्ड है आपके पास, ठीक है। और उसके अलावा आखिरी बार अब इतना पढ़ाया तो पहचान तो बनता है बॉस, बराबर। अगर आपको एफआर में दिक्कत है तो मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच चालू है ना, आपको दिक्कत है, आपको दोस्तों को दिक्कत, किसको भी दिक्कत हो यू कैन रिकमेंड, ठीक है। चालू हो चुका है, आपको जो भी ऑप्शन पसंद है आप वो ले सकते हो, विदाउट हार्ड कॉपी वाला ऑप्शन भी है अगर आपके पास ऑलरेडी किताब होगी तो, ठीक है। बीबी वर्चुअल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से जाके ले लेना, ठीक है। अगला रिवीजन मैं मोस्टली नेक्स्ट वीक में प्लान करूंगा, जिधर अपन इंडेस 38, 40
कवर करेंगे, फिर एक और रिवीजन लूंगा जहां अपन 36 एंड 105 करेंगे, ऐसे करते 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 करते, ठीक है। तो आई होप आप सबको मजा आ रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, और अगर आप बाद में शर्म करो लाइक भी नहीं किया, बताओ, लाइक फ्री का लाइक तो दबा सकते हो ना यार। उसके अलावा कभी फ्यूचर में ये वीडियो देखो तो कमेंट जरूर कर देना वीडियो कैसा लगा, क्योंकि वो कमेंट से रीच बढ़ेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल। दोस्तों का शेयर कर दो, फैला दो इसको, फैला दो एकदम ही, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। बाय सचिन, हेताली, उज्जवल, अरशद, अंकिता, बाय शीला, बाय पल्लवी, बाय एवरीवन, बाय अनिर्बान, बाय उज्जवल, बाय मेघा, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।